हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने एक नया मानवा शुरू किया था जो कि 15 मिनट्स का था, ये देखने के लिए कि आप लोग को कैसा लगता है, लेकिन उस पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैं आज एक और नए मानवा को शुरू करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और आप सभी को पसंद आएगा। तो फिर चलो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो फिर एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 28 हफ्ते बाद की दुनिया, जब ह्यूमैनिटी बर्फ की एक मोटी चादर से पूरी तरह ढक गई। हमें एक बूढ़े बंदे को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह जम चुका होता है। फिर हम देखते हैं अपने एमसी को जो कि खाने की तलाश में बाहर आया होता है। वो अपना मास्क हटाते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई स्काउट करने वाला नहीं है। इस समय फ्यूल और फूड बहुत ही ज्यादा रेयर चीज हो गई है। हम देखते हैं कि वो जिस जगह पे खड़ा होता है उसके नीचे पूरी सिटी बर्फ में जमी हुई दिखाई देती है। वो बोलता है कि यहाँ की आइस बहुत ही ज्यादा थिक है, तो यहाँ पे रुकना सेफ रहेगा। तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है और वो जिस जगह पे खड़ा होता है वहाँ पे क्रैक आना चालू हो जाते हैं और वो क्रैक के अंदर गिर जाता है। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपना हुक निकालता है और आइस में लगा देता है, जिससे कि उसकी स्पीड गिरने की कम हो जाती है और वो ठीक जाके किसी सामान पे गिर जाता है। वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैं स्नो पे गिरा, अगर किसी और सॉलिड चीज पे गिरा होता तो मेरे पूरे बॉडी के टुकड़े आसपास पड़े होते हैं। चलो नसीब अच्छा था, बच गया। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम होता है व्हाइट स्किन, जिसे देखकर हमारा एमसी पूरी तरह डर चुका होता है और बोलता है मेरी काली जुबान, आखिर मैं कैसे सोच सकता हूँ कि मेरा नसीब इतना अच्छा हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीचर एमसी को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है। इधर वो बंदा उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और वो वहां से भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक स्नेल जैसे दिखने वाला क्रीचर आइस के कोन पे लिपटा हुआ था जो कि ऊपर की तरफ जमा हुआ था। तभी वो क्रीचर कुछ ऐसा करता है जिससे कि वो आइस का टुकड़ा नीचे की तरफ गिरने लगता है और वो आइस को सीधे जाके उस क्रीचर के मुंह के आर पार हो जाता है। इस सीन को देखकर हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नॉइज की वजह से ये आइस सिकल नीचे की तरफ गिर गए हों। चलो जो भी हो, मैं तो बच गया। तभी हम देखते हैं ऊपर में जो बर्फ जमा होता है वो खिसक हमारे एमसी के ऊपर आके गिर जाता है, जिससे कि वो बर्फ में पूरी तरह दब जाता है और उसके हाथ ही केवल ऊपर बचे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो स्नेल जैसा दिखने वाला क्रीचर उसके पास आ जाता है और उसके हाथ को घूरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से कुछ टेंटिकल्स टाइप का चीज निकालता है और हमारे एमसी से फ्यूज होना चालू हो जाता है और वो कुछ देर बाद सक्सेस भी हो जाता है, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर की आइस ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारा एमसी होश में आ जाता है और बोलता है आखिर क्या हुआ, क्या मैं सपना देख रहा था। हम देखते हैं कि उसके पीछे वही फंगस टाइप का चीज दिखाई दे रहा होता है। वो बोलता है चलो अब जो भी हो, आज बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब मेरे को वापस लौटना चाहिए। तभी उसे एक चॉकलेट का पैकेट दिखता है। वो बोलता है चलो कुछ ना सही से कुछ तो मिला। वो उस चॉकलेट को उठा लेता है, अपने बेस की तरफ लौट जाता है। हम देखते हैं कि वो एक जगह पे आकर एक रोक को नीचे की तरफ लटका देता है और उसी से नीचे उतर आता है जो कि अंडरग्राउंड होता है। हम देखते हैं कि वहां पे बहुत सारे लोग भरे पड़े थे जो कि हमारे एमसी को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, जिससे कि वो उसे कुछ खाने को दे दे। एमसी अपने मन में बोलता है कि जब डिजास्टर आया तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इस बिल्डिंग में ट्रैप हो चुके थे और बिना किसी सरप्राइज के मुझे नहीं पता कि आखिर इन लोगों का क्या होगा, और मैं भी इन सबकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि कब कोई अपना लाइन क्रॉस कर दे। और बोलता है कि मुझे अब जल्द से जल्द कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि वो डोर के पास आके नॉक करने लगता है। तभी एक अंदर से एक लड़की उस डोर को खोलती है। तभी हमारा एमसी उससे बोलता है जियामिन, आखिर तुमने डोर खोलने में इतना लेट क्यों किया। हम देखते हैं कि वो लड़की आके उसे गले लग जाती है और मैं बता दूं कि ये इसकी गर्लफ्रेंड है। वो उससे बोलती है कि मैं केवल तुम्हें जल्द से जल्द देखना चाहती थी, क्या तुम नहीं चाहते थे ऐसा। वो शर्माते हुए बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी चाहता था, लेकिन तुम्हें डोर को ठीक से लॉक करना चाहिए था। वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, देखने से तो ऐसा ही लगता है कि तुम्हारा ये डोर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसी बोलता है अच्छा चलो गुस्सा मत करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। हम देखते हैं कि वही चॉकलेट उसे निकाल के देने लगता है। वो उसे घूरते हुए देखती है कि आखिर ये क्या है चॉकलेट। वो उसको ले लेती है और एमसी को किस कर लेती है, जिससे कि एमसी पूरी तरह लाल हो जाता है। तभी वो अपना मुंह बनाते हुए उससे बोलती है क्या तुमने केवल एक ही लाया। एमसी बोलता है क्या तुम्हें लगता है केवल एक, इसको लाने के लिए मैं ऑलमोस्ट मॉन्स्टर द्वारा खाया जाने वाला ही था, तो फिर जल्दी करो और इसे खा लो। इस बात को सुनकर वो अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगती है और उस चॉकलेट को तोड़ देती है। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि आग के सामने बैठा होता है, अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूं, बहुत समय हो गया कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि वो एक पोटली निकालता है जिसमें सीड्स भरे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है तो फिर क्या मुझे इसे खा लेना चाहिए। कुछ समय पहले मैंने इस सीड्स को प्लांट किया था लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। अगर हम इस सीड को अभी खा लेते हैं तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं बचेगी, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने सोचने की क्षमता खो देंगे। इतना बोलते ही वो अपने बैग की तरफ देखता है जिसमें उसने व्हाइट स्किन मॉन्स्टर के फ्लैश को रखा था और उस मॉन्स्टर के मीट को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है कि अगर इन मॉन्स्टर्स का मीट पॉइजनस नहीं होता तो इस बिल्डिंग के लोग भूख से नहीं तड़पते, और उस मीट को फायर में डाल देता है जिससे कि उस फायर का कलर भी चेंज हो जाता है। और बोलता है कि पॉजिटिव वे में देखे तो इन मॉन्स्टर का मीट फ्यूल के रूप में बहुत ही सही काम आता है। तभी वो अपने क्लॉक की तरफ देखता है तो आज वैलेंटाइंस डे का दिन होता है, 14 फरवरी। वो अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, और जॉमिंग को ढूंढने के लिए चला जाता है और उससे बोलता है कि जॉमिंग मुझे माफ कर देना, मैं तो भूल गया था। लेकिन जॉमिंग रूम में दिखाई नहीं देती है। वो बोलता है जॉमिंग आखिर कहाँ पे हो तुम।
वो अपने मन में सोचता है कि आखिर जॉमिंग कहाँ चली गई। तभी वो डोर के पास देखता है जहाँ पे नॉक हो रहा था डोर पे। वो बोलता है कि जरूर ये जॉमिंग होगी। वो अपने मन में बोलता है कि आखिर वो बाहर क्यों गई और कर क्या रही है वो। तभी वो उस डोर को जाके खोल देता है। तभी हम देखते हैं कि एक बेसबॉल बैट उसके ठीक मुंह पे आके लगता है और इसके हिट से वो पीछे की तरफ पूरा घसीटा चला जाता है। तभी वो बैट से मारने वाला बंदा उस रूम में एंटर करता है और उससे बोलता है, ब्रदर मो, आपको क्रिसमस की बधाई हो। हम देखते हैं कि उसके साथ एमसी की गर्लफ्रेंड भी आई होती है जो कि उस बंदे से चिपकी हुई होती है। वो बंदा एमसी से बोलता है, तो फिर बताओ तुम्हें सरप्राइज ये कैसा लगा। इधर हमारा एमसी जामिंग से बोलता है, जामिंग आखिर तुमने मेरे को बिट्रे क्यों किया और तुम अभी डाओलोंग के साथ क्या कर रही हो। वो लड़की एमसी पे गुस्सा करते हुए बोलती है कि आखिर तुम ये बोल कैसे सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे को केवल एक चॉकलेट दे के बेवकूफ बना सकते हो। ये मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि तुमने सही फूड को छिपा रखा है। क्या तुमने इतने बड़े और भारी बैग में केवल हवा भर के लाया था। यहाँ तक कि तुमने अपने गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोला। तो फिर क्या तुम अभी भी एक इंसान हो। यहाँ हम देखते हैं कि डाओलोंग अपने चमचों से गोल्फ बैट मंगवाता है एमसी को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं डाओलोंग एमसी के पास चला जाता है और बोलता है, ब्रदर मो, एक मर्द होने के तौर पे मैं तुम्हारे लिए बुरा महसूस कर रहा हूँ। चलो फिर मेरे को तुम्हें कुछ एडवाइस देने दो। इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में ये कोई सिविलाइज सोसाइटी नहीं है। यहाँ पे अब बस केवल जंगल का लॉ चलता है, समझे। तुम्हारे जैसा इंसान जो कि अपने वुमेन को भी सपोर्ट नहीं करता, तो आखिर कौन सी वुमेन तुम्हारे साथ रहना चाहेगी। कमजोरों के पास केवल दो चॉइस होती है, या तो वो किसी स्ट्रॉन्गर पर डिपेंड हो सकते हैं या तो फिर वो किसी स्ट्रॉन्गर द्वारा मारे जा सकते हैं। तो फिर चलो सभी फूड मेरे हवाले कर दो। एमसी उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि मेरे पास किसी भी तरीके का कोई फूड नहीं है। तभी डालोंग हंसते हुए उससे बोलता है, तो फिर चलो, अगर तुम किसी स्ट्रॉन्गर पर डिपेंड होना नहीं चाहते तुम्हें निपटा ही देना जरूरी रहेगा, ठीक रहेगा। इधर एमसी चिल्लाते हुए बोलता है कि रुको, आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने गोल्फ बैट से उसके पैरों पे मार देता है जिससे कि उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वो फिर उसके फेस पे हिट करता है और वो फिर सभी मिलकर एमसी को बेरहमी से पीटे जा रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं हमारा एमसी मार खा के अधमरा हो चुका होता है। तभी डाओलोंग का चमचा उसके पास आता है और बोलता है, बॉस हमने केवल यहाँ से कुछ यही चीज पाए हैं। डाओलोंग उससे बोलता है, हमें उतना पीकी होने की कोई जरूरत नहीं है, नाइफ लेके आओ। और वो उस नाइफ से एमसी के गले को काट देता है। इधर हम देखते हैं हमारा एमसी मरते मरते बोल रहा होता है, तो फिर ये फाइनली हो गया जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डरा करता था। नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मेरे पास केवल एक मौका होता तो मैं उन सभी को 100 गुना सफर करवाता जितना मैंने किया है। मैं जीना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कोई बोलता है, बहुत अच्छे, अगर तुम्हारी यही विश है तो तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। इतने में सीन सिर्फ होता हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी लेटा होता है और चिल्लाते हुए डाओलोंग उठ जाता है और उसका आंख भी ब्लू कलर में ग्लो कर रहा होता है। इधर वो खुद को ठीक पाके अपने मन में सोचता है कि क्या चल रहा है। मुझे लगा था कि मैं मर गया, लेकिन यहाँ तो मेरे बॉडी पे एक सिंगल इंजरी तक नहीं है। हमें बताया जाता है जब पूरी दुनिया बर्फ में बदलना शुरू हो गई थी उसे 28 घंटे पहले हमारा एमसी पास्ट में वापस आ चुका होता है। एमसी बताता है जब 24 घंटे बाद ये पूरी दुनिया बर्फ में बदल जाएगी तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करने पे आतुर हो जाएंगे और इसे ही रोकने के लिए बहुत सारे इमेंस अमाउंट में पुलिस फोर्स को ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भेजा जाएगा। और जहां तक हम देखें हमारे मैनहट्टन के इलाइट जो कि अभी अपने ड्रिंकिंग पार्टी में ही व्यस्त होंगे और ब्रुकलिन के वो सभी गैंग वाले अपने धंधेबाजी में बिजी होंगे। किसी को भी इस आने वाले सिचुएशन का थोड़ा सा भी हिंट नहीं है मेरे को छोड़ के। तभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी आसमान की तरफ देखता है। सभी लोग बोलते हैं, अरे वो देखो, वो तो अरोरा है। वो सभी उस ब्यूटीफुल सीन को देखकर उसके फोटो लेना चालू कर देते हैं। इधर हमारा एमसी बोलता है, ये प्रलय आने से पहले का संदेश है और वो इकलौता पर्सन जो मुझे इस समय कॉल करेगा वो है। तभी हम देखते हैं कि उसके मोबाइल पे चाउमिंग का कॉल आने लगता है, वही जिसने इसको धोखा दिया था। वो उसकी कॉल को आता देख उसकी बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने बोला था कि मैं एक वीक वूमेन हूँ और मैं केवल एक स्ट्रॉन्ग मैन पे डिपेंड रह सकती हूँ। इस चीज के लिए तुम मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते। इधर वो अपने मन में सोचता है कि मैं अंधा था जो कि उसके ट्रू नेचर को नहीं देख पाया। वैसी औरत जिसकी वजह से मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया, वैसी औरत का मेरे लाइफ में कोई जगह नहीं है। हम देखते हैं कि एनसी उसके कॉल को रिसीव कर लेता है जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड उसे प्यार से मुंह बोलते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी भी ओवर टाइम वर्क कर रहे हो और क्या तुमने ये अरोरा का देखा ब्यूटीफुल सीन को। तुम्हें क्या लगता है ये सच में ब्यूटीफुल है ना। अच्छा तो फिर ठीक है, क्या तुम मेरे कुछ कैश ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि मेरा कार्ड इस समय जम चुका है। तभी एमसी उससे बोलता है, चलो ब्रेकअप करते हैं और आज के बाद मेरे को कॉल मत करना। वो हैरान होते हुए बोलती है, आखिर क्या गलत है इतनी अचानक से, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल से उसके नंबर को डिलीट कर देता है और बोलता है, तो फिर मुझे ये दूसरा मौका मिला है। वैसी औरत जिसने मेरे को बर्बाद कर दिया, वैसी औरत का तो किसी कोने में जाकर जम के मर जाना ही सही रहेगा। सीन शिफ्ट होता है, ब्रुकलिन प्लाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी खड़ा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि इस दूसरे मौके में मेरे को पूरी तरह प्रिपेयर होना होगा। मेरे प्रीवियस लाइफ में या फिर कहें कि प्रीवियस साइकिल में 24 घंटे बाद जब ये पूरी दुनिया बर्फ में जम जाएगी और तापमान 0 डिग्री तक गिर जाएगा, अब से जब तक कि वर्ल्ड फ्रीज नहीं हो जाता, मेरे पास केवल 28 घंटे से कम का समय है काम करने के लिए। ये समय सुनने में बहुत ही ज्यादा लगता है, लेकिन जब सबको रियलाइज होगा उस समय बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी। उसके बाद आएगी तबाही। लेकिन उससे पहले मेरे को अपने कुछ जरूरी चीजों को कलेक्ट करके रखना होगा। डेली चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ डिफेंस के लिए भी ढूंढना होगा जो कि मुझे उस क्योटिक समय पर काम आएगा, जैसे कि एक गन। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि येलो हेयर वाला बंदा उस सूअर जैसे दिख रहा है बंदे से बोलता है, सर ये आदमी मेरे को सस्पिशियस लग रहा है, इतनी रात के समय आके कौन ही बाहर घूमता है। तभी वो मोटा सूअर उससे बोलता है,
तुम्हें पता है इसके जैसे दिखने वाले बंदे ज्यादातर क्रिमिनल्स ही होते हैं। वैसे तो मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितने ये काले दिखने वाले बंदे होते हैं वही ज्यादातर क्राइम्स कमी करते हैं। और ये बात मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो फिर समझ गए? वो गोल्डन हेयर वाला बंदा बोलता है, हाँ समझ गया, काले दिखने वाले बंदे क्रिमिनल्स होते हैं। तभी वो मोटा सुअर अपने गाड़ी से उतरता है और हमारे एमसी से बोलता है कि हे तुम वहीं पे रुक जाओ और हिलने की कोशिश मत करना, अपने हाथ को उस जगह पे रखो जहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे। तभी वो गोल्डन हेयर वाला बंदा अपने माइक में किसी को रिपोर्ट करने को लगता है कि हमने यहाँ पर किसी क्रिमिनल को सस्पेक्ट किया है 4th एवेन्यू में। तभी वो मोटा सुअर उससे बोलता है कि आखिर तुम्हारे हाथ में क्या है? एमसी बोलता है कि मेरे हाथ में केवल मेरा मोबाइल है सर। इधर हमारा एमसी अपने मन में बोलता है कि डैम इट, इस समय मेरे को इस मोटे सुअर से निपटने का समय नहीं है, मैं बस होप करता हूँ कि इन सबका इंस्पेक्शन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तभी वो मोटा सुअर अपने बंदे से बोलता है कि हे रुकी, सुनो ध्यान से, अगर ऐसे समय में तुम्हें किसी पर संदेह हो तो तुम्हें उसकी तरफ केयरलेसली अप्रोच नहीं करना चाहिए, समझ गए? तभी गोल्डन वाला बंदा बोलता है एमसी से कि तुम्हारे बैग में क्या है, उसे बाहर निकालो। एमसी हंसते हुए अपने बैग को खोलता है और बोलता है कि मैं केवल बस ऑफिस वर्कर हूँ और ये मेरा। हम देखते हैं कि वो अपने बैग से लैपटॉप को निकाल रहा होता है, लेकिन इधर उस पुलिसमैन को कुछ गड़बड़ जैसा लग रहा होता है और बोलता है क्या वेपन, क्या वो वेपन निकाल रहा है? और इतना बहन का पकौड़ा होता है ना कि मैं क्या ही कहूँ। वो अपने गन से बुलेट फायर कर देता है, जिसे देखकर हमारा एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है और बोलता है कि लग गए पकौड़े, मेरे जीने का ये दूसरा मौका, क्या ये ऐसे ही खत्म होने वाला है? नहीं, मेरे को कैसे भी सर्वाइव करना है। हम देखें कि उसकी आईज ग्लो करने लगती है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकलने लगता है और उसको अपने सामने सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। वो अपने मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर मैं इस बुलेट के ट्रेजेक्ट्री को कैसे देख पा रहा हूँ, क्या समय रुक चुकी है? तभी वो बुलेट उसके बालों से होकर गुजर जाती है। एमसी बोलता है मैंने इसे डॉज कर लिया, तो इतना तो साबित हो ही जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं है। इधर एमसी अपने मन में बोलता है तुम सुअर को बचो, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, आखिर तुम सब एक टैक्स पेयर पे बुलेट कैसे फायर कर सकते हो? आखिर तुम किस तरीके के कॉप्स हो जो कि बिना सोचे समझे किसी भी फायर कर देता है? हम देखते हैं इतने देर में उस बंदे ने दूसरी गोली भी फायर कर दी होती है। हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत ही तेजी से उसके दूसरे फायर को भी डॉज कर लेता है और जाके ठीक उसके जबड़े के नीचे एक पंच लगा देता है, जिससे कि उसका सर पूरी तरह हिल जाता है। और इस सीन को देख के मेरे को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला है, मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन गायब हो गया। तभी हम देखते हैं उस बंदे को जो कि जाके पोल में टकरा जाता है। इधर वो मोटा सुअर देख के उसको पूरी तरह डर जाता है। हम देखते हैं कि हमारे एमसी ने अपने एक पन से उस पुलिसमैन को मार के जोकर बना दिया होता है। इधर इस सीन को देखकर उस मोटे सुअर के गोटे मुंह में आ चुके होते हैं। वो बोलता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया और तुम हो कौन? हम देखते हैं एमसी को जो कि बहुत ही ज्यादा बेड़ेस लग रहा होता है और उसके आइस के सामने कुछ वेंस जैसा क्रिएट हो चुका होता है। एमसी उससे बोलता है कि मेरे को भी नहीं पता मैं कौन हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो मोटा सुअर अपने माइक में रिपोर्ट करने लगता है, डिस्पैच हमारा एक ऑफिसर डाउन हो चुका है, जो सस्पेक्ट है वो भाग चुका है और हमने अपने वेपन को खो दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सस्पेक्ट भाग चुका है और हमने अपने वेपन को खो दिया है। इधर वो मोटा अपने मन में सोच रहा होता है सच में आज का मेरा दिन ये मेरे लिए श्राप के जैसा था। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि अपने पावर का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से भाग रहा होता है। तभी वो किसी डोर के पास आ जाता है और उस डोर को खोल कर अंदर बैठ जाता है। ऐसा लगता है कि ये इसी का घर है। वो बैठकर उन सभी बीते घटनाओं को बारे में याद करने लगता है और अपने मन में सोचता है क्या वो सच में रियल था? आखिर अचानक से मैं वो सब कैसे कर पाया? और यही सोचकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। हम देखते हैं कि वो उसने उस पुलिस ऑफिसर से उस गन को भी ले लिया होता है और बोलता है तो फिर चलो देखते हैं क्या मैं उस चीज को दोबारा कर सकता हूँ कि नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो अपने गन का यूज करते हुए बुलेट फायर कर देता है और वो अपने पावर का यूज करते हुए उस बुलेट के सामने आ जाता है और उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने इसे पकड़ लिया, मुझे पता था, ऐसा लगता है कि मैंने किसी तरीके के सुपर पावर्स को अवेकन कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी के कपड़ों के ऊपर बर्फ आ चुकी होती है। एमसी बोलता है कि हालांकि मैंने इसे नोटिस नहीं किया था और पूरी दुनिया अभी बर्फ में नहीं जमी है, लेकिन फिर भी मैं बर्फ से गिर चुका हूँ। शायद ये मेरे बुलेट स्पीड में मूव करने की वजह से हुआ होगा, जैसे कि एक सुपर सोनिक जेट मूव करता है, तो फिर ये एबिलिटी मेरे स्पीड को अफेक्ट करती है। हालांकि ये सुनने में उतना फैंसी तो नहीं है, लेकिन इसकी मदद से और मेरी नॉलेज एपोक्लिप्स से रिलेटेड, जिससे कि मैं हमेशा दूसरों से एक कदम आगे ही रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि उसके डोर पे आके कोई नॉक नॉक करता है। एमसी अपने मन में सोचता है इस समय तो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका है, तो फिर इस समय कौन आया है? वो अपने दरवाजे को खोलता है, उसे एक छोटी सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है और वो उस मकान की मकान मालिक होती है। वो उससे बोलती है अभी अभी शायद मुझे तुम्हारे रूम से गन शॉट की आवाज सुनाई थी। एमसी बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो साउंड मेरी टीवी से आई थी, मेरा रिमोट जो टूट चुका है, और आपको परेशान करने के लिए माफ करिएगा। तभी वो लेडी उससे बोलते चलो फिर ठीक है, ये मत भूलना कि आखिर उस रोड के उस पार वाले सुपरमार्केट में क्या हुआ था, वे रास्ते अब सेफ नहीं रहे, तो अपना ध्यान रखना। एमसी उसे बोलता है आपका शुक्रिया और आपको चिंता में डालने के लिए माफ करिएगा मिसेस फैंग। वो जाते हुए बोलती है कि इस समय के यंगस्टर को अपने हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और ज्यादा ओवर टाइम काम नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि एमसी विंड डोर को बंद कर देता है और बोलता है तो फिर चलो अपने इश्यूज पे दोबारा ध्यान देते हैं कि आखिर रिसोर्सेज को कैसे हासिल करें और आखिर उन्होंने सुपरमार्केट के बारे में क्या मेंशन किया था। मुझे लगता है कि मेरी जरूरत के सभी चीज मेरे को वहाँ पे मिल जाएंगे, तो फिर चलो अपने स्टॉक को पूरा करते हैं। हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि उस सुपरमार्केट में आ चुका होता है और अपने सभी जरूरी के सामानों को चुरा के वहां से भागने लगता है और देखते हैं कि वहां पे एक लेडी खड़ी होती है जो कि अभी उबासी ही ले रही होती है, तब तक कि उसके काउंटर पे बहुत सारा लंबा बिलिंग आ जाता है। वो बोलती है क्या किसी ने अभी सामान परचेज किया, लेकिन हम देखते हैं कि उसको एक लेटर दिखाई देता है जो कि एमसी ने छोड़ा होता है, जिसपे लिखा था माफ करना, डरना मत, घर जाओ और सेफ रहो।
वो उसे देखते हुए बोलती है, क्या आखिर ये कैसा अजीब सा नोट है। तभी हम देखते हैं कि उसके स्टोर में कुछ बंदे अपने हाथ में गन लिए हुए घुस जाते हैं। वो उसके सर पे गन रखते हुए बोलते हैं कि माफ करना, ये एक रॉबरी है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि आज इन दिनों क्या चल रहा है। वो बंदा उस लड़की से बोलता है, अपना सभी पैसा मेरे हवाले कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है किसी क्रीचर का पैर, जिसके पैर में भी हमें दांत दिखाई दे रहे होते हैं। वो बंदा बोलता है कि आखिर अचानक से इतनी ठंडी कैसे पड़ गई। हम देखते हैं उस क्रीचर का पैर हमें उस स्टोर के अंदर दिखाई देने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका पूरा अपीयरेंस, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, जिसे देख के वो सभी डर चुके होते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी दूसरा वाला बंदा उस पर शूट कर देता है और बोलता है, सेठ मैं इसे मार नहीं पा रहा हूँ, गोलियों का इस पे असर नहीं हो पा रहा। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस येलो हेयर वाले बंदे को पकड़ लेता है और उसके हेड पर अपना हाथ रखते हुए उसके स्किन को खींचने लगता है। और जैसे हम कागज को फाड़ते हैं वैसे उसके हेड से उसका स्किन पूरी तरह फाड़ डालता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। और मैं इसे ब्लर करने वाला हूँ। इधर वो सभी पूरी तरह घबराए होते हैं और वो लड़की सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रही होती है और बोलती है कि मुझे इस सभी चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए। और हाँ, इस लड़की के लिए एक वुमेन कमेंट बनता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस बंदे के सर से उसको खाना चालू कर देता है। तभी सीन से तो हम पुलिस ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे दो ऑफिसर उसी वीडियो को देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाने लगते हैं। दूसरा वाला बंदा बोलता है कि आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, जहाँ देखो हर कोई ऐसी वीडियो बना रहा है। तभी वो वीडियो खत्म हो जाता है। वो ऑफिसर बोलता है, क्या ये खत्म हो गया? दूसरा बंदा बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा लगता है कि इस वीडियो को बैन कर दिया गया है। तभी हम देखते हैं कि उन सबका अलार्म बजने लगता है। तभी हमें कोई अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें बताया जाता है, सभी सिटीजन्स ध्यान दें, ये नोटिस होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से है। हमारा एमसी बोलता है, तो फिर यही स्टार्ट हो गया। अनाउंसमेंट बताया जाता है, सिटी इस समय अचानक से आए हुए कोल्ड वेव से गुजर रही है, तो आप सभी अपने डोर्स और विंडोज को बंद कर लें, गर्म रहें और अंदर रहें अपने घर के। सीन शिफ्ट होता है, बताया जाता है ब्रुकलिन वो पहली सिटी थी जो सबसे पहले अफेक्ट हुई। तभी हम देखते हैं 58th एवेन्यू के अपार्टमेंट का सीन, जहाँ दो बंदे आपस में बात कर रहे थे, या फिर कह लो कि दो गार्ड। ये मोटा वाला बंदा बोलता है कि ये जो होमलैंड सिक्योरिटी अनाउंसमेंट कर रही है, जरूर कोई बात है। तभी वो चश्मे वाला बंदा बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस समय बस इतना ही है कि वेदर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। हम देखते हैं एक लेडी को जो कि होमलैंड सिक्योरिटी का अनाउंसमेंट सुन रही होती है। इधर हमारा एमसी अपने काम में लगा होता है और बोलता है कि ये काम करने का मुझे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं गैंगस्टर को, जो कि बहुत सारे मिलकर एक बंदे को पीट रहे होते हैं। तभी वो मार खाने वाला बंदा बोलता है, मुझे सच में नहीं पता। वो गैंगस्टर बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता? तो फिर ये क्या है? हम देखते हैं कि उस ब्लू हेयर वाले बंदे ने एक लड़की के साथ गलत काम किया होता है और उसका वीडियो बनाया होता है। गैंगस्टर उससे बोलता है, सच में तुम्हारे घोटों में बहुत ही ज्यादा दम है कि तुमने बॉस के डॉटर को ड्रग दिया और उसका फायदा उठाया। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, सच में मेरे को इसके बारे में नहीं पता था, और आपकी जानकारी के लिए बता दो कि ये वही बंदा है कि जिसने हमारे एमसी को पूरे तरीके से मारा था। तभी वो गैंगस्टर उस बंदे से बोलता है कि भूल जाओ, मैं तुम्हारे जैसे कचड़े बंदे को भगवान भरे से छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में नाइफ लेता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और टेबल पे रख देता है और अपने नाइफ से उसकी उंगलियां काट देता है, जिसकी वजह से उस बंदे को बहुत ही ज्यादा दर्द होती है और बहुत ही जोरों से चिल्लाता है। हम देखते हैं कि लॉन्ग ने उसकी उंगलियों को काट कर अपने पॉकेट केस में रख लिया होता है और काउंट करने लगता है कि उसके पास कितनी उंगलियां हैं, और बोलता है कि चलो अब मेरे पास टोटल 6 उंगलियां आ चुकी हैं, पता नहीं आखिर ये इन उंगलियों का क्या करेगा। हम देखते हैं कि उसके बंदे उसको एक बोरे में डाल दिया होता है। तभी एक बंदा लॉन्ग के पास आता है, बोलता है, ब्रदर लॉन्ग, आखिर हम इस बंदे का क्या करें? लॉन्ग बोलता है कि क्या हमारे पास कोई बॉयलर नहीं है इस अपार्टमेंट में? वो बोलता है कि हाँ है। तो वो बोलता है, तो फिर उसको उसी में डाल दो। हम देखते हैं कि उसके बंदे उसे वाटर बॉयलर में डाल देते हैं। और जानकारी के लिए बता दो कि ये वाटर बॉयलर पूरे अपार्टमेंट में गर्म पानी पहुंचाने का काम करता है। दूसरा बंदा बोलता है, जैसा ये दिख रहा है क्या इसकी बॉडी जलेगी भी? दूसरा वाला बोलता है, चलो बकवास बंद करो, ब्रदर लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तभी उस कैप वाले बंदे को कुछ एहसास होता है और बोलता है, रुको कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका हो जाता है। दूसरा वाला बंदा बोलता है, सच में तुम और ये तुम्हारी काली जुबान। इधर वो कैप वाला बंदा अभी भी हैरान होता है कि आखिर क्या हुआ। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं, जो कि अपने काम में लगा होता है। उसका काम यहाँ कंप्लीट हो चुका होता है और बोलता है कि मैंने अपने सप्लाईज को पूरी तरह सेटल कर दिया, मेरे लिए इतना काफी होगा इसे लंबे समय तक यूज करने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। मेरी सप्लाई जल्दी खत्म हो जाएगी, तो फिर मुझे खुद पर निर्भर रहने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। इस समय मेरा प्लान एक परफेक्ट बंकर बनाने का है, जहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाऊँ। केवल कुछ समय बच गया है जब ये पूरी दुनिया तब बर्फ में तब्दील हो जाएगी। अगर ऐसी बात है कि तो फिर क्या ये सही समय नहीं है मेरे काम को जल्दी जल्दी करने का? तभी हम देखते हैं कि उसके डोर पे कोई नॉक करने लगता है। इधर एमसी बोलता है कि आखिर इस समय डोर पे नॉक ऑन कर रहा है। तभी वो जाकर दरवाजे को खोलता है और दरवाजा खोलते समय बोलता है, आखिर मुझे ये दरवाजा खोलते समय इतना फैमिलियर क्यों फील हो रहा है। हम देखते हैं कि वही दोनों गार्ड उसके पास आए होते हैं। तभी वो मोटे वाला सिक्योरिटी गार्ड हंसते हुए लिन से बोलता है, सॉरी मिस्टर लिन, माफ करिएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। एमसी अपने मन में सोचता है, क्या सिक्योरिटी गार्ड आखिर इस समय ये यहाँ क्या कर रहा है?
तभी वो उससे बोलता है, बताइए ओल्ड जोई, आखिर क्या बात है? वो हँसते हुए लिन से बोलता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि आखिर बाहर का कंडीशन क्या है। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुका है और हमारा हीटर वो भी टूट चुका है। मुझे लगा कि आपको इस बारे में बता देना चाहिए। इधर एमसी अपने मन में सोचता, क्या वो टूट गया? हाँ, ऐसा कुछ मेरे पिछले साइकिल में भी हुआ था और वो हीटर समय पर रिपेयर भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उस टाइम उसे चेक करने के लिए गया तो वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेकिन इस बार मैं उसका दोबारा खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फिर चलो इसे फिक्स करते हैं। वो उन दोनों गार्ड से बोलता है, ऐसा लगता है कि मुझे उसे देखना चाहिए, शायद मैं उसे फिक्स कर पाऊँ। वो बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकल जाते हैं। हमारा एमसी फ्लोर के ऊपर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे वो दोनों गार्ड रोकते हुए बोलते हैं कि मिस्टर लिन, आखिर आप ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? एमसी बोलता है, क्या हीटर कंट्रोलर ऊपर की तरफ नहीं है? वो गार्ड उसे बताता है जो पब्लिक का हीटर रूम है वो सेकंड लेवल बेसमेंट में है। इधर एमसी अपने मन में सोचता है कुछ ना कुछ गलत तो जरूर है, क्योंकि बॉयलर जो है वो अपार्टमेंट के बनने के बाद इंस्टॉल किया गया था। तो फिर मैं इस फैन के अकॉर्डिंग उसे अपर फ्लोर पे होना चाहिए था। तो फिर क्या मुझे अपने यादों का धोखा हो रहा है? हाँ भाई, आंखों का धोखा हो सकता है तो यादों का भी तो धोखा हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बेसमेंट में आ चुके होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं कि इस समय बेसमेंट बहुत ही ज्यादा ठंड है। इधर एमसी अपने आसपास कुछ फॉग को महसूस करता है और बोलता है, इधर कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। वो सिक्योरिटी गार्ड लिन से बोलता है कि अब मैं आप ये काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लिन बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, और वो उस बॉयलर के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि उसके बॉयलर पे ब्लू लिक्विड जैसा कुछ लगा होता है। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लिक्विड कैसा है। तभी हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा बोलता है, क्या कुछ गलत है? हम देखते हैं उसके पीछे दो हाथ है उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वो अपने एक ही क्लैप से उसके सर को कुचल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है। और इधर वो चिल्ला रहा होता है कि मेरी उंगलियां मुझे वापस दो। हम देखते हैं कि वो उस बंदे को उठाता है और अपने मुंह के अंदर डाल देता है, जिसे देख के वो मोटा वाला सिक्योरिटी गार्ड और लिन दोनों शॉक हो चुके होते हैं। इधर वो सिक्योरिटी गार्ड पूरी तरह डर चुका होता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो जैसे उस पर मारने वाला था तभी हम देखते हैं हमारा लिन जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसको बचा लेता है। वो उसको अपने कंधे पे उठाकर भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर भी लिन की स्पीड को कैच कर पा रहा था, जिससे वो भी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ये मॉन्स्टर मेरी स्पीड को कैसे कैच कर पा रहा है। तभी उसे वो खुला हुआ दरवाजा दिखाई देता है, जिसे देख के वो खुश हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ठीक उसके पीछे आ चुका था, जिसे देख के लिन बोलता है, लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कंधे से उठाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में बाहर की तरफ चला जाता है, जिसे लिन भी महसूस करता है। इधर वो सिक्योरिटी गार्ड को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। तभी वो मॉन्स्टर लिन पे अटैक करता है, जिससे कि लिन उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इधर वो मॉन्स्टर बार बार फिंगर फिंगर चिल्लाए जा रहा था। इधर हमारा एमसी अपने पावर्स के बारे में ही सोच रहा होता कि अभी अभी क्या हुआ ओल्ड जोई के साथ। मेरे को सबसे पहले सब कुछ ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। वो बोलता है कि मेरी जो पावर है कुछ स्पेशल कंडीशन पे डिसेबल होती हैं। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट स्किन मॉन्स्टर लिन पे अटैक कर देता है, जिसे वो डॉज कर लेता है और बोलता है, लेकिन इसका व्हाइट स्किन मॉन्स्टर से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ओल्ड जोई की बात करें तो जब मैंने उनको टॉस किया था तो मैंने कुछ स्ट्रेंज महसूस किया। मैंने ठीक अपने पावर जैसा कुछ वेव एनर्जी महसूस किया। आखिर वो कैसा कनेक्शन था? तभी हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत सारे पत्थर के टुकड़े पड़े होते हैं, जिसे देख के उसके दिमाग में कुछ आइडिया आ जाता है। वो बोलता है कि मेरे लास्ट साइकिल में ये व्हाइट स्किन मॉन्स्टर ह्यूमैनिटी को उसके उसके अंत तक धकेलने में लगे हुए थे, और इनको देखते हुए यहाँ पहला इंस्टिंक्ट यही था, भागने का। लेकिन इस समय चीजें अलग हो चुकी हैं, और अगर मैं सही हूँ तो समय आ चुका है एक शिकार को शिकारी बनने का। वो अपने पास में पड़े हुए पत्थर को उठाता है और अपने हाथ में एक फोर्स जनरेट करना चालू कर लेता है, और जैसे एक बॉल को थ्रो करते हैं वैसे ही पोज में आके उस पत्थर को वो उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के पूरे चित्थर उड़ जाते हैं। इधर वो अपने मन में सोचता है और बोलता है कि हाँ मैं सही था, मेरी पावर उन हर चीज पे अफेक्ट करती है जो कि मेरे इन्फ्लुएंस में आती है, और जब तक कि वो अफेक्ट है उनकी स्पीड बनी रहेगी। और जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है वैसे वैसे इसका काइनेटिक फोर्स भी बढ़ता है। जिसको समझ नहीं है जाओ फिजिक्स पढ़ो। केवल इनफ वेलोसिटी के साथ एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा भी अपने अंदर फोर्स को कैरी किए हुए एक रेल गन को भी टक्कर दे सकता है। तभी हम देखते हैं कुछ ब्लू कलर का लिक्विड जमीन पे गिरता है और ये हमारे एमसी के फेस से निकल रहा होता है, जो कि उसके आंख मुंह नाक से बह रहा होता है। वो इसे देख के हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? आखिर ये ब्लू कलर का ब्लड ये क्या है? हम देखते हैं कि उसके बॉडी में उसको पेन फील होना चालू हो जाता है। तभी वो बैठ जाता है और खांसने लगता है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लू कलर का ब्लड निकलने लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और बोलता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है। हम देखते हैं कि वही वुडमैन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मिस्टर लिन आप ठीक तो है? मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ आपको देख के कि आपको कुछ ज्यादा नहीं हुआ। मिस्टर लिन ये कोई सोने की जगह नहीं है, आप अपनी आंखें खोलें। और उसे वो लगातार उसे मिस्टर लिन आवाजें देने लगता है। इधर लिन को उसकी केवल आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन लिन उस पर कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाता। तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन एक लड़की से बोलता है कि आखिर बाहर
बाहर का कंडीशन क्या है। वो उससे बोलती है बाहर बहुत ही तेज हवा बह रही है, हम इसे हॉस्पिटल नहीं ले जा पाएंगे। और उधर जो बंदे दरवाजे पे खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि दरवाजा पूरी तरह बर्फ में जम चुका है और ये आइस के खिलाफ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। तभी वो ओल्ड मैन उनसे बोलता है तो फिर जल्दी से किसी चीज का यूज करो, उसे ब्लॉक करो, वरना हम लोग जमकर ही मर जाएंगे। और हाँ, हीटर को भी ऑन कर देना। तभी वो लड़की एमसी को देखती हुई बोलती है ऐसा लगता है इसे देखने से कि ये पॉइजन हो चुका है। आखिर नीचे बेसमेंट में हुआ क्या था। इधर एमसी अपने मन में बोले जा रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है और उसे केवल आवाज ही सुनाई दे रही होती है कि डटे रहो और सोना मत, तुम ही वो बंदे हो जिसने मेरी लाइफ को बचाया था, अभी तक मैंने तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोला है। मिसिस फेंग, मुझे मिस्टर लिन का कंडीशन देख के बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी मिसिस फेंग उसे बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और नीचे जाओ और लिटिल जू को ढूंढ के लाओ। तभी हम देखने की ओल्ड मैन के साइड से वही गैंगस्टर डॉलोंग गुजरता है, जिसे कि हमें अच्छी तरीके से दिखाया नहीं गया। हम देखते हैं कि वो किसी ट्रीटमेंट रूम में आ चुका होता है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन डॉक्टर जुओ से बोलता है कि डॉक्टर जुओ, आखिर लिन की कंडीशन कैसी है। लिन, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तभी डॉक्टर झाओ ओल्ड मैन से बोलती है तुम बाहर जाओ, तुम अभी मेरे काम के बीच में आ रहे हो। डॉक्टर जॉलिन से बोलती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो इतने कम बॉडी टेम्परेचर के साथ। क्या तुम किसी तरीके का फ्रीजिंग मैन हो। इधर एमसी अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरा दम घुट रहा है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर जॉ को, जो कि अपने किसी रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि लॉग 409, मुझे 20 से 25 साल के बीच का एक आदमी मिला है जो कि इस समय पॉइजन्ड है और अनकॉन्शियस भी, और उसका बॉडी टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे भी स्टेबल लग रही है और इसके मसल्स और नर्व्स को देखकर कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं लग रहा। ये सच में एक फैसिनेटिंग केस है। वो बोलती है कि इसके ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आ गया, तो फिर चलो देखते हैं। वो उसे देखती है और बोलती है कि वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। वो बोलती है कि इसके हार्ट के करीब से लिया गया ब्लड सैंपल कोई भी इरेगुलरिटीज शो नहीं कर रहा, लेकिन इसके ब्लड के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि इसके ब्लड को ब्लू कलर में चेंज कर रही है। और अपने रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हुए बोलती है कि मुझे और भी ज्यादा समय लगेगा इसको एनालाइज करने के लिए, अभी के लिए मैं इसकी कंडीशन को मॉनिटर करना कंटिन्यू रखूंगी। तो फिर आपके बॉडी पे आई हुई इसकी बॉडी वेन्स है जो कि ब्लू कलर में दिख रही है, लेकिन अगर हम इसके बॉडी पे नजदीक से जांच पड़ताल करें तो ये हमें किसी तरीके का कोई एलर्जिक रिएक्शन लगता है। तभी हम देखते हैं कि हमारे एमसी की आंखें खुल जाती हैं। जो बोलती है वाह, तो तुम जग गए। वो बोलता है कि आगे क्या हुआ और मैं कहाँ पे हूँ। तभी जो उससे बोलती है मैं तुम्हें अभी के लिए यही सजेस्ट करूंगी कि तुम कोई भी मूवमेंट ना करो। लिन बोलता है उससे कि तुम कौन हो। वो हंसते हुए बोलती हो तो तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। मैं तुम्हारी केवल एक बिना लाइसेंस की रेगुलर डॉक्टर हूँ। अगर देखा जाए तो इसके पीछे भी एक रीजन है, या फिर कहें कि दो रीजन, जिससे कि मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन अभी के लिए तुम मेरे को केवल झाओ भी बोल सकते हो, डॉक्टर झाओ। तो फिर चलो मुझे बताओ कि आखिर तुम इस कंडीशन में कैसे आ गए। लिन अपने मन में बोलता है कि आखिर इसके ये कहने का क्या मतलब है। वो उससे बोलती है कि अगर सच बोले तो मैंने तुम्हारे जैसे सिम्टम्स कभी नहीं देखे, तो फिर एग्जैक्टली बताओ कि नीचे बेसमेंट में क्या हुआ था, क्योंकि मेरे को तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ब्रुकलिन का इस समय करेंट टेम्परेचर -29 डिग्री सेल्सियस होता है और फिर हमें बताया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो है 13.7 डिग्री सेल्सियस, और ग्लोबली रिकॉर्डेड सबसे लोएस्ट टेम्परेचर बॉडी यही है। अगर सिद्धांतिक रूप से देखें तो किसी मनुष्य को उसके लिमिट तक पुश किया जाए तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तक को भी सहन कर सकता है। हालांकि इस कंडीशन में लंबे समय तक रहने से आपकी कोशिकाएं डैमेज भी हो सकती है और आप मर भी सकते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर 32 डिग्री से नीचे होती है तो यह आपके लिए घातक हो सकता है, जिससे कि आपको हाइपोथर्मिया भी हो सकती है। और इस -29 डिग्री सेल्सियस के इन्वायरमेंट में किसी ह्यूमन बॉडी का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, जिसका 13.7 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर नीचे हो। हम देखते हैं कि एमसी का बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए वो के मुंह में डाल देती है थर्मोमीटर, और उसका बॉडी टेम्परेचर 11.5 डिग्री सेल्सियस होता है। वो उससे बोलती है जरा अपने बॉडी टेम्परेचर की तरफ देखो, ये एक मिरेकल ही है कि तुम अभी तक जिंदा हो। वो भी अपने दिमाग में सोच रहा होता है क्या 11.5 डिग्री सेल्सियस आखिर क्या चल रहा है, ये सब बकवास, क्या ये मेरे पावर की वजह से हो सकता है। लेकिन अब छोड़ो, मेरे पास समय नहीं है ये सब सोचने का, मेरे को अपने प्लान्स को दोबारा कंटिन्यू करना होगा। तभी डॉक्टर जहाँ कुछ देख के स्माइल करने लगती है, वो थे तो फिर ऐसी बात है। इधर हम देखते हैं हमारा एमसी बेड से उतरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पाँव फिसल जाते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है। तभी डॉक्टर जहाँ उसके पास आती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अचानक से मूवमेंट मत करना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, और हालांकि मेरे को तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने फिगर आउट कर लिया कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो फिर तुम्हारे पास सुपर पावर्स है ना। इधर लीन हैरान होते हुए सोचता है क्या आखिर इसको कैसे पता, मुझे अब अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी वो डॉक्टर झाओ से बोलता है आखिर तुम किस तरीके का मजाक कर रही हो। तभी डॉक्टर झाओ से बोलती है कि तुम किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन स्किल को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, मैं जस्ट अभी अभी बेसमेंट में गई थी। इधर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं अपनी एबिलिटी को यूज करता हूँ तो मैं यहाँ से क्लाइम करते हुए निकल सकता हूँ। तभी वो अपने एबिलिटी को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी यूज नहीं हो पाती और उसको खांसी आने लगती है, जिससे कि उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। डॉक्टर उससे बोलती है क्या तुम ठीक हो। इधर वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर क्या बकवास चल रहा है, आखिर मैं खुद को स्पीड अप क्यों नहीं कर पा रहा, और प्रीवियस साइकिल को ध्यान में रखते हुए
देखे तो पता नहीं बाहर अभी क्या चल रहा होगा। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि डॉक्टर झाओ के दरवाजे के पास आते हुए बोलता है, खुद के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर झाओ से पेश आओ। जिसका आवाज सुन के लिन भी हैरान हो जाता है और डॉक्टर झाओ भी चिढ़ जाती है। तभी वो लिन से बोलती है, जल्दी उठ जाओ, अपना हाथ मुझे दो। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, आखिर बाहर कौन है। वो उससे बोलती है कि अभी यहाँ पे लेट जाओ। लिन बोलता है, आखिर तुम अचानक से। वो बोलती है कि अभी कुछ पूछो मत, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो केवल मेरे अभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। अभी के लिए तुम अपनी आंखें बंद कर लो और जो भी हो जाए तुम मूव मत करना, भले ही तुम्हें कुछ भी सुनाई दे। तभी वो डोर के पास जाती है और उसे खोल देती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं, डाओलोंग होता है। तभी वो उसे बोलता है कि डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ करना। वो उससे बोलती है, क्या बात है, तुमको मुझसे क्या चाहिए। वो उससे बोलता है, क्या मैं आपसे अंदर आके बात कर सकता हूँ। झू बोलती है कि तुम्हारी जैसी मर्जी। वो अंदर आ जाता है। डॉक्टर झाओ उससे बोलती है, अब बताओ आखिर तुम किस बिजनेस से आए हो। वो बोलता है, मैंने सुना कि रूम 409 का एक रेसिडेंट यहाँ पर ट्रीट हो रहा है और मेरे को उससे कुछ काम है। तभी लिन उसकी आवाज को नोटिस कर लेता है और बोलता है, ये आवाज तो उसी की है। तभी डॉक्टर जो लॉन्ग से बोलती है, तुम्हारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मेरा पेशेंट पॉइजन की वजह से मर चुका है। वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ, ये तो सच में दुर्भाग्य की बात है। इधर लिन अपने मन में बोलता है, क्या डाओलोंग ये अभी से ही अपना मूव लेना चालू कर दिया है। डैम इट, आखिर हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर मैं इस समय अपने स्पीड अप पावर को यूज कर पाता तो मैं इस बंदे के पूरे चिथड़े उड़ा देता। इधर लॉन्ग भी लिन को घूरते हुए कुछ महसूस कर लेता है। वो डॉक्टर झाओ से बोलता है, डॉक्टर झाओ, मैं आपके काम को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन क्या आप पूरी तरह कंफर्म है कि ये बंदा मर चुका है, क्योंकि मैं अपने अभी अभी इसकी आंख को हिलता हुआ देखा। तो फिर क्या ये ठीक रहेगा कि मैं आपके लिए कंफर्म कर दूं। इधर वो भी गुस्सा में आते हुए बोलती है, क्या आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने तुमसे बोला ना कि वो मर चुका है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथ में कुछ सीजर जैसा पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर क्या हो कि ये इस समय नाटक कर रहा हो। और वो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और डॉक्टर झाओ से बोलता है कि मैं आपसे एडवांस में ही माफी मांग लेता हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर झाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि हे तुम, और जाके उसके गाल पे जोरदार तमाचा दे देती है। वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे प्रोफेशनलिज्म पे डाउट कर रहे हो। इधर अपने बॉस को पीटता देख उसके बंदे भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या कि तुम ये क्या कर रही हो, ये मत सोचना कि ब्रदर लॉन्ग का डिसरिस्पेक्ट करके तुम बच जाओगी, हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी लॉन्ग उन सबको आगे बढ़ने से रोक देता है और डॉक्टर झाओ से बोलता है कि डॉक्टर झाओ, सच में मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, इसके लिए मुझे माफ कर देना। आपकी वजह से मेरे बहुत सारे बंदों की लाइफ बच पाई है और क्यों ही मैं आप पे शक करूंगा। और वो अपना एविल मोड ऑन करते हुए बोलता है, हालांकि ये मत भूलना कि आखिर तुम्हारा ये रन डाउन ब्लैक एली क्लिनिक किसकी वजह से चल रहा है, तो फिर जल्द से जल्द मेरे को इस चीज के बारे में आंसर कर देना। और जाते हुए बोलता है कि मुझे ज्यादा वेट मत कराना। इधर उसकी बातों से डॉक्टर झाओ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और बोलती है, तुम बस केवल अपनी समय ही बर्बाद कर रहे हो। और इतना बोलते ही वो वहां से चला जाता है। तभी वो डॉक्टर झाओ लिन के पास आती है और बोलते, उठ जाओ, ऐसा लगता है कि अब वो चला गया। वो उससे बोलती है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे पास इस समय बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। इधर लिन अपने मन में सोचता है कि हाँ, लू डाओलोंग, उसका मोटिव पिछले साइकिल की तरह सेम है, लेकिन आखिर वो इतनी जल्दी मेरे को इस बार क्यों मारना चाहता है और आखिर ये मेरे को क्यों बचा रही है। लेकिन इसके बारे में मैं आगे और जांच पड़ताल करूँ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर झाओ, आखिर मेरे कपड़े कहाँ हैं। डॉक्टर झाओ उससे बोलते हैं, अच्छा तो तुम केवल यही पूछना चाहते हो। सीन शिफ्ट होता है, हमें बताया जाता है ब्रुकलिन सिटी, जिसका टेम्परेचर इस समय -40 डिग्री सेल्सियस होता है। तभी हम देखते हैं दो बंदों को जो कि बेसमेंट में आए होते हैं। एक बंदा उससे बोलता है, तुम्हें पता है जब मैं छोटा था तो मैं अपने फादर को बॉयलर ठीक करते हुए देखा करता था और मैं सोचता था कि मैं उनके जैसा लूजर अपनी लाइफ में कभी नहीं बनूंगा, लेकिन अब मैं अगर सोचता हूँ तो मेरे फादर सच में एक महान आदमी थे। वो दूसरा वाला बंदा भी हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम ये ठंड की वजह से ऐसा बोल रहे हो, है ना, ये टेम्परेचर जल्दी नॉर्मल हो जाएगा, तो तुम्हारे अपने लूजर डैड को ग्रेट समझने की कोई जरूरत नहीं है। तभी लोग उन दोनों से बोलता है, तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये कंडीशन कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ करना ब्रदर लॉन्ग, गवर्नमेंट ने हर 20 मिनट के बाद ब्रॉडकास्ट किया है और यहाँ तक कि अब इंटरनेट भी हब पड़ चुका है और ऐसा देखने में लगता है कि गवर्नमेंट ने भी अब हार मान ली है। ये अनयूजुअल कोल्ड वेव भले ही गॉड का पनिशमेंट हो सकता है ह्यूमैनिटी के ऊपर। तभी कोई आवाज देते हुए बोलता है, तो फिर आखिर तुम्हारे जैसे पापी को भगवान ने क्यों छोड़ दिया। हम देखते कि वही सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको इन सब ने बांध के रखा है। तभी लोग उसके पास जाता है और हंसते हुए बोलता है, मैं इस समय इस अपार्टमेंट बिल्डिंग को मैनेज कर रहा हूँ, तो फिर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मैंने ये व्यवस्था बनाई है यहाँ के लिए सूटेड है। वो उससे बोलता है, तो तुम्हारे ऑर्डर का मतलब है कि दूसरों को मजबूर करके सप्लाई इकट्ठा करवाना और उसके बाद खुद को तुमको ऑफर कर देना, वरना तुम उनसे उनके हीटिंग राइट को कट कर दोगे। अब हीटिंग राइट से मतलब इसका ये है कि गर्म पानी को मतलब उन तक नहीं पहुंचने देगा। वो उसके पास हंसते हुए बोलता है, क्या ये अच्छी बात नहीं है, मैं इस समय उन सबको हीटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके रिटर्न में वो मेरे को कुछ दे रहे हैं, जिससे कि एक बराबर का एक्सचेंज बना हुआ है। वो मोटा आदमी गुस्सा करते होता बोलता है कि तुम सच में एक वैम्पायर हो। और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, और ये तो बड़ी ही दुख की बात है कि वो 409 का रेसिडेंट अब मर चुका है, वरना मैं उससे भी कुछ बेनिफिट्स निकाल ही लेता। इधर वो बंदा सुन के शौक हो जाता है और बोलता है, क्या वो मिस्टर लिन मर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं झाओ के क्लिनिक में। डॉक्टर झाओ लिन से बोलते हैं, लिन क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुआ, अगर रेडी हो जाओ तो मेरे पास आना। लिन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा तुम्हें वेट करना होगा। इधर लिन अपने मन में सोचता है कि डैम, ये तो मेरे कपड़े पहनने में बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। ये बड़ी ही दुख की
बात है कि मैं इस समय कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पा रहा हूँ। तभी डॉक्टर झा उससे बोलती है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने देर से अनकॉन्शियस है? वो बोलता है 6 घंटे। डॉक्टर झा बोलती है कि 6 दिन हो गया और इन 6 दिनों के बीच में बहुत सारी चीजें हो चुकी है। इस समय लुओडोंग ने पूरे अपार्टमेंट के हीटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रखा है और इसी चीज के एक्सचेंज में उसने अपार्टमेंट के लोगों से सप्लाईज का डिमांड किया है और जो लोग उसकी बात नहीं मान रहे वो उसके हीटिंग सप्लाई को कट ऑफ कर दे रहा है। उसने बहुत सारे लोगों को फोर्स किया बाहर जाकर सप्लाई लाने के लिए और इस समय के वेदर में बाहर निकलना सुसाइड कमिट करने से अलग नहीं है और जो भी बाहर निकलते हैं वे ज्यादा से ज्यादा मारे ही जाते हैं। इधर लिन अपने मन में सोच रहा होता है, डो डालोंग तुम सच में जहां भी रहोगे एक जानवर की ही तरह रहोगे। तभी वो डॉक्टर झा से बोलता है, डॉक्टर झा क्या कोई रास्ता है मेरे बॉडी को रिकवर करने का? वो बोलती है कि बेशक, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं तो कुछ कंडीशंस हैं, क्योंकि मैं भी इस समय इलीगल क्लिनिक को चलाती हूँ और यहाँ पे मैं कोई चैरिटी वर्क करने के लिए नहीं बैठी हूँ। तो फिर बताओ क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? लिन बोलता है कि तुम्हारी कंडीशन क्या है वो तो बताओ, अगर मेरे से हो सके तो मैं करूंगा। वो उसके पास जाती है और बोलती है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक रिसर्च सब्जेक्ट बनो और मेरे को खुद पर स्टडी करने दो और चिंता मत करो, मैं अपना रिसर्च के दौरान तुम्हारे लाइफ को खतरे में नहीं डालूंगी और जैसा कि मैंने पहले बोला था मुझे तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। वो भी हंसते हुए बोलता है, ठीक है डील रही। वो उससे बताती है कि तुम्हारे ब्लड में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि बहुत ही स्पेशल हैं, लेकिन मैं अभी तक उसको अच्छे से फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ और ये निश्चित बात है कि वो जो सब्सटेंसेस है वो थर्मल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं और वो थर्मल रेडिएशन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद कर रहा है जिससे कि एक ह्यूमन बॉडी उसे यूज कर सकती है। और ये कंडीशन केवल तभी अगर होता है जब तुम्हारे शरीर में गर्मी की कमी होती है और हालांकि जब तक वो सर्टेन अमाउंट में तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी बॉडी ऐसे ही कोल्ड कंडीशन में रहेगी। अगर साफ तौर पे बोले तो तुम्हारी बॉडी एक ऐसा मीडियम बन चुका है जिसमें तुम एनर्जी स्टोर करके रख सकते हो और तुम्हारा ये जो करंट वीक की स्टेट है वो केवल भूख की वजह से है। लिन उससे बोलता है, तो फिर अब मुझे केवल दबा के खाना होगा तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा? वो बोलती है, एग्जैक्टली, लेकिन जो अमाउंट चाहिए तुम्हारे भोजन के लिए वो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए और इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए उतना ज्यादा फूड है नहीं। वो उससे बोलता है, चिंता मत करो मेरे पास रास्ता है। सीन शिफ्ट हम देखते हैं लिन को जो कि सीढ़ियों के नीचे चल रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं पहले से ही सप्लाईज को इकट्ठा करके रख लिया था, अब बस मेरे को केवल अपने रूम के अंदर एंटर करना है तो फिर मेरी विक्ट्री हो जाएगी। इधर हम देखते हैं डालोंग के बंदे पूरे अपार्टमेंट में वेपन्स लेके घूम रहे होते हैं। इधर लिन अपने रूम की तरफ पहुंच जाता है और उसे खोल देता है और जैसे वो खोलता है देखता है कि उसके सारे सप्लाईज बर्फ में जम चुके हैं। वो अपने सामने के नज़ारे को देखता है और हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या उन सबने मेरे रूम के हीटिंग सप्लाई को कट कर दिया है? अगर यहाँ पे कोई इंसान रहता है तो वो जम कर ही मर जाएगा। तुम कम्युनिटी डालोंग, तुम्हारी वजह से ये पूरा घर फ्रीज बन चुका है। तभी वो एक बॉक्स को देख के बोलता है, तो फिर मैंने ढूंढ लिया हाईएस्ट कैलोरीज वाली फूड को। तभी वो बॉक्स के पास जाता है और उसे खोलता है। हम देखें कि उस बॉक्स में वही चॉकलेट पड़ी होती है जिसको कि उसने अपने गर्लफ्रेंड को दिया था एपिसोड की शुरुआत में और चॉकलेट खाते खाते उसको अपने गर्लफ्रेंड की पुरानी बातें यादें आने लगती है और बोलता है कि सच में मैं अगली बार से इस ब्रांड की चॉकलेट को खरीदने वाला नहीं हूँ। वो अपने बॉडी को नोटिस करते हुए बोलता है, अभी तक मेरी बॉडी पे कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा खाना होगा। तभी हम देखें उसके बॉडी में कुछ रिएक्शन होने लगता है जिससे कि उसको दर्द होने लगता है और बोलता है, ये फीलिंग ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ है जो कि गर्मी के लिए तड़पे जा रही है, ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा लग रहा है कि मैं अब अपने बॉडी से कंट्रोल खोने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डालोंग के बंदे आ चुके होते हैं और बोलते हैं, ओह ये तो 409 का दरवाजा खुला हुआ है। इधर लिंग भी उन्हें नोटिस कर लेता है। तभी वो दोनों बंदे बोलते हैं, क्या कि तुम कौन हो और क्या तुमने ये दरवाजा खोला? इधर हम डॉक्टर झा को देख रहे होते हैं जो कि अभी भी उसकी बॉडी के रिलेटेड रिसर्च करी होती है और बोलती है अपने मन में कि तो फिर फाइनल सिमुलेशन रिपोर्ट अब रेडी हो चुका है, तो फिर चलो अब देखें कि तुम्हारे बॉडी के अंदर एग्जैक्टली है क्या। इधर वो कुछ देख के हैरान हो जाती है और बोलती है, बहुत ही बुरी बात है, अगर उसके बॉडी में कुछ ज्यादा ग्लाइकोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो। इतना बोलते हैं हम देखते हैं उन दोनों बंदों की तरफ। वो दोनों लिन से बोलते हैं कि हे बच्चे, भले ही तुम जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, अब जो इस रूम में सामान है वो हमसे बिलोंग करता है, क्या तुम समझ गए? इधर हम देखते हैं लिन को जो कि पूरी तरह अनकंट्रोल हो चुका होता है और हंसते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। हमें 72 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जू उसी बेसमेंट में आई होती है सब कुछ जांच पड़ताल करने के लिए। वो देखती है कि वहाँ पर लिन ने उस मॉन्स्टर को मार गिराया था और वहाँ पे उसके केवल फ्लैशेस बचे हुए थे जिसे वो देखी जा रही थी। वो बोलती है, क्या कि उस बंदे ने यहाँ पे किया क्या है? तभी वो एक फ्लैश को देखती है और बोलती है, आखिर ये क्या है? तभी हम देखते हैं कि वो उसका कुछ सैंपल उठा लेती है और बोलती है, ये तो इंटरेस्टिंग है, चलो इसे देखते हैं। तभी उसे कैमरा दिखाई देता है और बोलती है कि एक मॉनिटर, ऐसा लगता है कि मुझे सच्चाई पता करने के लिए सिक्योरिटी रूम में जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि कोई अनाउंसमेंट करने लगता है। वो बंदा बोलता है कि अपार्टमेंट के सभी लोग मेरी बातों का ध्यान दें, अपने सप्लाईज को बचा के रखें और बेमतलब का उसका वेस्ट ना करें। इधर छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने माँ से बोलती है कि मॉम मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इधर हम देखते हैं उर्जोई को जिसको डालोंग के बंदों ने पीट के निकाल दिया होता है सिक्योरिटी रूम से। वो बोलते हैं, सच में ये बंदा कितना ज्यादा हैवी है। दूसरा वाला बंदा बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, ये मत भूलो कि बॉस ने कहा था हमें बॉयलर पे नजर बनाए रखना है। तभी हम देखते हैं
हैं कि वो अनाउंसमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि डाओलोंग होता है। वो हंसते हुए माइक में बोलता है, अपार्टमेंट के सभी लोग, आप लोगों को मुझे कुछ कंपनसेशन पे करना होगा रूम हीटिंग के एक्सचेंज में। तभी हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो बोलता है, क्या ये किसी तरीके का कोई प्रैंक है, आखिर ये ओल्ड जोई क्या किए जा रहा है। तभी दूसरा वाला बंदा बोलता है कि नहीं, ये ओल्ड जोई की आवाज नहीं लग रहा। इधर डाओलोंग अपने बात को पूरा करते हुए बोलता है, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को इस सिचुएशन के सीरियसनेस को समझ सकें। और वो इविल सा स्माइल देते हुए बोलता है कि मैं अभी के लिए रिसोर्सों को सेव करने के लिए हीटिंग को ऑफ कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिंक जो कि इस समय होश में नहीं होता और वो अपने कॉन्शियसनेस में होता है, जिसके सामने उसके जैसे ही दिखने वाला बंदा उससे सवाल करता है, क्या तुम नफरत करते हो। लिन बोलता है क्या। वो बंदा अपनी बातें पूरी करता है, क्या तुम डाओलोंग से नफरत करते हो। उसका केवल नाम सुन के लिन की आंखें लाल हो जाती हैं और बोलता है, हाँ बेशक। हम देखते हैं कि वो उसी बंदे को गले से पकड़ा होता है। वो उसको इतनी जोर से पकड़ा होता है जिससे कि उसके उस बंदे के बॉडी में कुछ अलग ही टाइप की एनर्जी ट्रांसफर होने लगती है और उसके फेस पे कुछ क्रैक्स जैसे दिखाई देने लगते हैं। इधर लिन को उस बंदे के अंदर डाओलोंग दिखाई दे रहा होता है, जिसमें वो बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि एक ह्यूमन फेस कितना ज्यादा टेस्टी होता है, ये एकदम बीफ जैसा होता है, लेकिन मुझे बीफ पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लिन उसको उस बंदे को फेंक देता है, जिससे कि वो बंदा नीचे आके सेकंड फ्लोर पे गिरता है। सभी बंदे देखकर पूरी तरह हैरान हो चुके होते हैं और बोलते हैं कि आखिर इसको क्या हुआ। हम देखते हैं कि उस बंदे का बॉडी कंडीशन पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है, उसके हड्डियां तक दिख रही होती हैं। और मैं यहाँ पे कुछ इमेज को ब्लर करने वाला हूँ। वहाँ पे खड़े बंदे उसको देख के बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये फोर्थ फ्लोर से गिरा है। इधर वो दूसरा बंदा अभी भी लिन के सामने होता है और लिन उसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये इंसान है कि क्या है, क्या ये कोई एलियन है, और आखिर इसके बॉडी से ये रेड ऑरा कैसी निकल रही है। सच में इस समय मेरे पास इस बंदे के खिलाफ जीतने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और वो अपना गोल्फ बैट लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। इधर हम देखते हैं लिन को, जिससे कि वो बंदा डाओलोंग जैसा ही दिख रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है यही जंगल का लॉ है। तभी हम देखते हैं इतनी देर में लिन उसके ठीक पीछे आ जाता है अपना स्पीड पावर यूज करके, जिसे देख के वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। इधर हम देखते हैं लिन को, जो कि लगातार उसे चिढ़ाया जा रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि ये मेरे को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बार बार उसका अटैक मिस हो जाता है। तभी लिन को ऐसा दिखाई देता है जहाँ पे डाओलोंग उससे बोलता है, तुम कमजोर कहीं के, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम एक जगह खड़े रहो। तभी हम देखते हैं लिन को, जो कि अपने अटैक पोजीशन में आ चुका होता है, और वो अपना हाथ पीछे की तरफ करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है और अपने एक हाथ से उसके बॉडी के 2 पार्ट्स कर देता है। और भाई मैं पहले ही बता दूं, इसके जहाँ भी फाइट होते हैं वो हर जगह ब्रूटल ही होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाजे पे कोई आके खड़ा हो जाता है। तभी लिन दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ पर हाथ में गन लिए उसे जामिंग दिखाई देती है, और वो अपने गन से कुछ इंजेक्शन जैसा लिन की तरफ शूट कर देती है, जो कि ठीक आके उसके पेट के हिस्से पे लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे बेहोश होना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कि वो असल में डॉक्टर झाओ होती हैं, जो कि लिन को जामिंग दिखाई दे रही होती हैं। वो उसे बोलते हैं, मैंने इसको तुम्हारे बॉडी से ज्यादा हीट को ब्रेक डाउन करने के लिए किया था। तभी वो कुछ देखते हुए बोलती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके सामने सप्लाईज का भंडार दिखाई दे रहा होता है। तभी डॉक्टर झाओ बताती है कि भूख हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में एक ऐसी चीज थी जो कि इंसानों के माइंडसेट को पूरी तरह बदल देती थी। वो यहाँ तक कि अपने बच्चों को बेचने तक राजी हो जाते थे या फिर उन्हें किसी जंग में ढकेल देते थे। लेकिन एग्रीकल्चर के आने के बाद और उसकी उन्नति के बाद हमारी सोसाइटी स्टेबलाइज हो गई, लेकिन भूख ने हमें कभी नहीं छोड़ा। और इस बर्फीली दुनिया में एग्रीकल्चर करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बार फिर से इस भूख ने अपना पुराना चेहरा वापस दिखाना शुरू कर दिया है, और ह्यूमैनिटी की सबसे डार्केस्ट हिस्ट्री फिर से खुद को दोहराने वाली है। हालांकि हमेशा कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन जरूर होता है। हम देखते हैं डॉक्टर झा ने लिन को उसी के लाए हुए पौधों के ऊपर सुला दी होती है। वो बोलती है, तुम कुछ देर पहले ही जगह थे, लेकिन तुम्हें फिर से सुलाना पड़ा, उसके लिए मेरे को माफ करना। तभी वो आसपास के पौधों को देखते हुए बोलती है, लेकिन आखिर ये सब चीजें क्या है। हम देखते हैं कि उसके उस पौधों के ऊपर टोमेटो ग्रो हो रहा होता है। तभी उस टोमेटो को वो तोड़ देती है और खाने लगती है। वो खाते हुए बोलती है, सच में इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, इतने फूड से तो पूरा अपार्टमेंट अपना पेट भर सकता है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी और औरत को, जो कि सरप्राइज को ढूंढने के लिए बाहर निकले होते हैं। हम देखते हैं औरत को, जो कि अपने पेट पकड़ी होती है क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा तेज भूख लगी होती है। तभी वो बंदा उससे बोलता है, क्या कोई दिक्कत है। वो बोलती है, नहीं नहीं उतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उससे बोलता है, रुको मैंने चॉकलेट रखा था। तभी वो अपने जैकेट में चॉकलेट ढूंढने लगता है और उसे वो चॉकलेट बार नहीं मिलता। वो बोलता है, लगता है ऐसा कि उसका मीनिया ने ले लिया। तभी वो औरत उसे बोलती है, क्या आप भूल गए, उस चॉकलेट को हमने अपनी छोटी बच्ची को दे दिया था। वो बोलता है कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैं सच में बहुत ही ज्यादा यूजलेस हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक मॉन्स्टर का हाथ आता है और उसके खोपड़ी को पूरा आधा गायब कर देता है। इधर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक और घिनौना लग रहा होता है, अपने बैरी पे बने हुए मुंह से उस आदमी को खा लेता है। तभी उसकी ध्यान उस औरत की तरफ चली जाती है और बोलता है, वुमेन ये सच में बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होगा। अपने सामने अपने पति को मरता देख वो पूरी तरह हैरान हो चुकी होती है और बोलती है, आखिर अभी भी क्या हुआ और ये क्या चीज है। तभी हम देखते हैं एक बिल्डिंग से एक बंदे को, जो कि उसे चिल्लाते हुए बोलता है, हे बेवकूफ, आखिर तुम वहां पे खड़े होकर क्या देखी जा रही हो, जल्दी इधर आओ इस साइड से, अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्दी वहां से भागो। हम देखते हैं कि वो लेडी उस बिल्डिंग के डायरेक्शन में भागने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसका पैर फंस जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। इधर हम देखते हैं वो बंदा अपने हाथ में मौली चलाने लगता है
और उससे उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो कर देता है और वो मौली उस मॉन्स्टर के हिट होते ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर जलने लगती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। तभी वो औरत अपने पीछे देखते हुए आगे दौड़ने लगती है और बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रही है। तभी उसे एक एलिवेटर दिखाई देता है, बोलती है कि एलिवेटर, ऐसा लग रहा है कि अब मैं बच जाऊंगी। इधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे आ चुकी होती है और वो लेडी एलिवेटर को खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो बंदा उस लेडी से चिल्लाते हुए बोलता है अपनी आंखें बंद कर लो, और वो एक जोरदार फ्लैश लाइट चमकाने लगता है, जिससे उस मॉन्स्टर को भी दिक्कत होने लगती है और बोलती है कि मुझे इस फ्लैश लाइट से नफरत है। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अपने स्टाइलिश पोज में आते हुए अपने हाथ में गिटार ले लेता है और वहाँ पे जोरों से म्यूजिक बजाने लगता है, जिसकी वेव उसकी तरफ जाने लगती है और वो मॉन्स्टर उससे बोलती है कि मुझे ये रॉक स्टार बहुत ही नफरत है इससे। इधर वो लेडी है बताती है कि मेरा नाम डॉर्थी है और मैं बचपन से एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अपने इस पैशन को फॉलो करते हुए मैं एक केयर गिवर बन के रह गई और उसके बाद मिला मुझे मेरा हस्बैंड जिसका नाम मैं था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और बाद में हमने मिलके शादी कर ली और उसके बाद हुई हमारी एक छोटी सी बच्ची जिसका नाम हमने मैगी रखा और उसके बाद हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए और आगे की बात आप सभी जानते हैं। ये पूरी दुनिया बर्फ में चम गई और अपार्टमेंट को कुछ गुंडों द्वारा हथिया लिया गया और अब तक हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी मुश्किलें झेली थी। लेकिन अभी मैं देखूं तो मेरे सामने क्या हो रहा है, ये बंदा इस समय गिटार बजा रहा है, जिससे कि वो मॉन्स्टर उससे डर के दूर जा रहा है। आखिर आखिर ये किस तरीके का बकवास है, आखिर ये बिना मतलब की चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। इधर हम देखते हैं कि वो बंदा अपना म्यूजिक खत्म करते हुए बोलता है तो ये रहा आज का मेरा म्यूजिक सेशन। इतने में हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ लोहे की पट्टियां गिरने लगती हैं। इधर वो मॉन्स्टर उस बंदे के पास पहुंचने वाला ही होता है, तब तक वो सारी लोहे की पट्टियां उसके बॉडी पे गिर जाती हैं और वो वहीं पे दबकर मर जाता है। इधर इस सीन को देख के वो लेडी भी हैरान हो चुकी होती है और बोलती है आखिर आखिर ये खत्म हो गया, और अपने हस्बैंड के बारे में सोच के रोने लगती है। तभी वो बंदा उसके पास आता है, अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे बोलता है कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है। कुछ समय बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पे वो लेडी अब बैठकर अपने फैमिली फोटो को देख रही होती है और इमोशनल हो रही होती है। तभी वो बंदा वहाँ पे आता है, अपना रुमाल उसे देता है और बोलता है मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन माफ करना, मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी मरे हुए इंसान के बारे में सोचने से ज्यादा अच्छा यही होगा कि जो जिंदा है हम उसके बारे में सोचें। और ऐसी बातें सुन के वो लड़की भी उसे घूरने लगती है। वो उसे बोलता है मुझे माफ करना, आखिर मैं होता कौन हूँ ये बोलने वाला। वो उसे बोलती है कि मेरा नाम डॉर्थी है। तभी ये हकलाते हुए बोलता है कि मेरा नाम कोबिन, तुम मुझे कोबिन बुला सकी हो। वो उससे बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया। वो बोलता है नहीं नहीं कोई बात नहीं। तभी लड़की बोलती है कि क्या तुम भी यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए बाहर निकले थे। वो बोलता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वो उससे बोलता है कि एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। इस सिटी में मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मैं इस कोल्ड वेव के जाल में फंस के रह गया। ये देखो, ये रहा मेरा फ्रेंड जिसने टोपी लगा रखा है। हम दोनों ने हाई स्कूल में मिलकर एक बैंड को खोला था। हम देखते हैं कि वो टोपी वाला बंदा लीन जैसा दिख रहा होता है। इधर वो लड़की पहचान लेती है और बोलती है ये तो 409 का एक रेसिडेंट लग रहा है, वही लीन के बारे में बात कर रही होती है। तभी हम देखते हैं उतने में अचानक से एक भूकंप आने लगता है, जिससे वो डर जाते हैं दोनों। वो बाहर की तरफ देखने लगते हैं। हम देखते हैं बाहर की तरफ एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर जिसका हेड ड्रिल टाइप का होता है, वो उसी अपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा होता है जहाँ पे लीनो है, और उस मॉन्स्टर के बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स उसके साथ साथ जा रहे होते हैं। वो लड़की उसे देख के यही बोल रही होती है तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग का अपार्टमेंट है। सीन शिफ्ट होता है, हम अपने लिम की तरफ देखते हैं जहाँ वो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है आखिर मैं किसी वुमेन के संतरों के नीचे क्यों दबा हुआ हूँ, आखिर यहाँ पे क्या बकवास चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो डॉक्टर झाओ होती है और वो उससे बोलती है तो फिर तुम जग गए, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है। तभी वो उससे बोलता है कि आखिर तुमने ये सब मेरे ऊपर क्या लगा रखा है। हम देखते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारे वायर्स लगी होती हैं। वो उससे बोलता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तभी वो डॉक्टर झाओ बोलती है अरे कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस एक छोटा सा इंश्योरेंस है। तभी वो बोलता है क्या तुम्हारे इंश्योरेंस का मतलब स्कॉलर से है। हमें बताया जाता है कॉलर के बारे में, जो कि हमारे हिस्ट्री में एक ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट के रूप में जाना जाता है। प्रिमिटिव टाइम में ये स्लेवरी को सिंबलाइज करता था, और अगर आज इस मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो ये एडल्ट्स के लिए एक टॉय के रूप में जाना जाता है। तभी डॉक्टर झाओ से क्लियर करते हुए बोलते हैं चिंता मत करो, तुमने जो नेक में पहना है वो कोई एडल्ट टॉय नहीं है। इधर एमसी अपने मन में बोलता अरे मैंने इसके बारे में तो सोचा भी नहीं था, तो आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी केवल एक कंडीशन पे एग्री हुआ था कि मैं तुम्हारा एक रिसर्च सब्जेक्ट बनूंगा, ना कि तुम्हारा। तभी वो उससे बोलती है तुमने सही बोला, तुम मेरे केवल एक रिसर्च सब्जेक्ट ही हो, और ये जो तुमने कॉलर पहना है वो एक मॉनिटरिंग टूल है। क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें उस स्पेशल चीज के बारे में बोला था जो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, मैंने तुमसे बोला था कि वो तुम्हारे बॉडी में एनर्जी को एब्जॉर्ब करने और स्टोर करने में हेल्प करती है। लेकिन अभी के करंट सिचुएशन को देखें तो उसके पास केवल यही एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इस कॉलर को केवल मैंने अपने अनुमान की पुष्टि करने के लिए बनाया है। जब तुम्हारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ये तुम्हारे स्टेट को दूसरी चीज में चेंज कर देता है, जिससे कि तुम्हारा दूसरा फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। और अगर तुम्हारा ब्लड शुगर सबसे ज्यादा हो जाता है तो ये कॉलर ब्लू से रेड में बदल जाएगा। आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो, और तुम्हारी ये दूसरे फॉर्म से क्या मतलब है। लिन बोलता है
झाओ उससे बोलती है क्या तुम्हें याद है कि 20 मिनट पहले क्या हुआ था? लिन अपने मन में बोलता है क्या 20 मिनट्स, और उसे याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता। वो उसके नोज पे उंगली रखते हुए बोलती है कि चिंता मत करो, ये अब मैटर नहीं करता कि तुम्हें वो चीज याद है कि नहीं, मैं यहाँ पे हूँ सभी चीजें पता करने के लिए, क्योंकि ये भी मेरे एक रिसर्च का पार्ट है। लिन अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं इसके हाथ के नीचे दब के रह गया हूँ, लेकिन इसे भूल जा, मुझे ही पता करना है कि आखिर मेरे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, और एक बार मुझे सब कुछ पता हो जाएगा तो ये होगी वो जो मेरे हाथ के नीचे दब के रहेगी। तभी हम देखते हैं इधर डॉक्टर झाओ को, जो कि एक बटन प्रेस कर देती है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज लिन के बॉडी में ट्रांसफर होने लगता है, जिससे कि एक बड़ा शॉक लिन को लगता है। इधर लिन उस ग्लूकोज के पॉकेट की तरफ देखता है और बोलता है ये तो कॉन्सेंट्रेटेड ग्लूकोज लिक्विड है। तभी डॉक्टर झाओ की तरफ देखते हुए बोलती है सच में ये तो बहुत बड़ा रिएक्शन था तुम्हारा, चलो पहले डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि उसका कॉलर ब्लू से रेड हो गया होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर इस चुड़ैल ने मेरे साथ किया क्या है। इधर झाओ बोलती है अरे हाँ, उसके बारे में तो मैं लगभग भूल ही चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो उसके पास जाती है और गलत पोजीशन में बैठ जाती है, लेकिन हम सभी का वहम तोड़ते हुए वो एक पौधे वाला गमला उसके पास रख देती है, जिसे लिन देखता है, बोलता है क्या पौधा, और इतनी देर में उसके आंखों में कुछ रिएक्शन होने लगता है और उसके बाद ही उसके बॉडी से लगातार रेड और जनरेट होना चालू हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन के अंदर का वो दूसरा फोन, जो कि वो क्रीचर था स्नेल जैसा, वो एक्टिवेट हो जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, और फिर हंसते हुए बोलता है सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं उस क्रीचर को जो कि ठीक लिन जैसा दिख रहा होता है और वो इतनी फास्टली मूव कर रहा होता है जैसे कि टाइम उसी समय रुक चुका हो। तभी हम देखते हैं कि वो लिन के सामने आ जाता है और उससे बोलता है तो तुम मुझे इस समय देख सकते हो है ना। लिन बोलता है क्या चल रहा है। क्रीचर बोलता है कि तो फिर हम एक बार और मिल चुके हैं। लिन बोलता है तो तुम मैं हूँ है ना। तभी डॉक्टर झाओ से बोलता है हे डॉक्टर झाओ, मुझे लग रहा है कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। इधर वो क्रीचर उससे बोलता है अरे बच्चा वो तुम्हें सुन नहीं सकती। इधर वो भी नोटिस कर लेता है और बोलता है कि उसकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, मतलब इसका कि वो मेरे को सुन नहीं पा रही, तो ये तुमने किया है। वो क्रीचर हंसते हुए बोलता है हाँ भी और ना भी, तुम्हारे हाँ ना से क्या मतलब है। लिन बोलता है और तुम कौन हो और मेरे जैसे क्यों दिख रहे हो। वो क्रीचर उससे बोलता है तो अगर साफ तौर पे बोले तो ये चीज हम दोनों ने मिलकर किया है, क्योंकि इस लेवल पे इतनी बड़ी चीज मैं अकेले नहीं कर सकता, और रही बात कि आखिर मैं हूँ कौन, तो ये शायद तुम्हें याद दिलाने के लिए काफी रहेगा। इतने में हम देखते हैं कि वो अपनी हुडी को उतार देता है। हम देखते हैं उसकी फेस पे चार चार आंखें बन चुकी होती हैं, जो कि वैसे ही एकदम ठीक स्नेल जैसी दिख रही होती हैं। लिन उसे देखते हुए बोलता है तो तुम वही हो। वो क्रीचर उससे बोलती है हाँ तुमने सही गेस किया है। वो क्रीचर अपनी ट्रू फॉर्म में आते हुए लिन से बोलता है तुम्हारी ये ट्रू पावर और तुम्हारा रिवाइवल ये सब केवल मेरी वजह से है। और हम देखते हैं कि वो बोलते बोलते एक लड़की में चेंज हो जाता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए लिन से बोलता है कि चलो अब हम मिलकर काम करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, बताया जाता है नेशनल सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक ब्यूरो, जो कि नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो का एक ब्रांच है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि स्वतंत्र रूप से अपना काम करता है जब गवर्नमेंट की एजेंसी पूरी तरह ठप पड़ जाती है। यहाँ तक कि इसकी अपने खुद के मेडिकल डिवीजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है और यहाँ तक कि मिलिट्री डिवीजन भी है। अगर जब गवर्नमेंट पूरी तरह पैरालाइज हो जाती है तब नेशनल लॉजिस्टिक ब्यूरो ही सिविलाइज्ड वर्ल्ड के एक सेफगार्ड के रूप में काम करती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो लड़कियों को जिसके काले बाल होते हैं और एक के गोल्डन बाल होते हैं, और काले वाली का नाम झाओलुओ है और जो गोल्डन वाली है उसका नाम बारबरा है। बारबरा झाओलुओ से बोलती है झाओलुओ क्या नेटवर्क अब काम कर रहा है। तभी झाओलुओ उससे बोलती है कि मेरी प्यारी सिस्टर बारबरा, तुमने इस क्वेश्चन को लगातार 2 दिनों में 28 बार पूछ लिया है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बता रही है कि ये कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, और तुम्हें भी पता है क्या कि बाहर का सिचुएशन कैसा है, हम अपने डाटा को केवल जरूरी समय पे ही यूज कर सकते हैं। इधर बारबरा अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलती है अरे हाँ हाँ मैं समझ गई। हमें बताया जाता है बारबरा के बारे में, जो कि नेशनल लॉजिस्टिक ब्यूरो से बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की ग्रुप लीडर होती है और ये फर्स्ट लेवल की 4th सीक्रेट एजेंट है। इन सब के लॉजिस्टिक ब्यूरो में कुछ लेवल्स और सीक्रेट एजेंट द्वारा इन सब को नंबराइज और डिवाइड किया गया है। बारबरा बोलती है अगर साफ तौर पे देखे तो वो खुद के काम को दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, और वो लुओ से बोलती है और क्या तुम्हारा रिपोर्ट तैयार हो चुका है। लुओ बोलती है हाँ ये लगभग तैयार हो चुका है। वो उसके पास जाती है और बोलती है क्या लगभग, शायद इतना मेरे लिए काफी होगा, तुम मेरे ऊपर पहले ये सेंड कर दो। तभी लुओ उससे बोलती है और बाकी सबका क्या। तभी बारबरा हंसते हुए उससे बोलती है तुम सीली लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि वो टकला बंदा इसे पढ़ेगा। तभी हम देखते हैं कि बारबरा उसी टकले बंदे के पास आ चुकी होती है। वो टकला बंदा उससे बोलता है अभी हमारा इमरजेंसी वाला सिचुएशन है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लॉजिस्टिक ब्यूरो इन सभी बकवास की चीजों पे डिस्कस करे। पहले पहले तो क्लाइमेट चेंज हुआ और उसके बाद साइबर अटैक। हमें बताया जाता है इस बंदे के बारे में जिसका नाम फ्रैंक काउडक होता है, जो कि नेशनल लॉजिस्टिक ब्यूरो से स्ट्रेटेजिक डिपार्टमेंट का हेड होता है और ये फर्स्ट लेवल का सेकंड सीक्रेट एजेंट है। वो उससे गुस्से में बोलता है कि हमारे अभी सभी तरीके के कॉन्टेक्ट अभी इस समय पूरी तरह यूजलेस हो चुके हैं और हमें फ्रंट लाइन के
फील्ड वर्कर से 48 घंटे से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है और उन सभी सीक्रेट एजेंट के बारे में तो मेंशन ही मत करो जिन्हें अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया। हम इस समय जंग लड़ रहे हैं और हमें कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। मेरे वॉरियर्स के लिए जंग कभी नहीं बदलती। और ये इन्हीं से ही बकवास को सुनते सुनते इधर बारबरा पूरी तरह पक चुकी होती है और गुस्से में एक जोरदार लात उसके गोटों के नीचे दे देती है जिससे कि उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। तभी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे वो तीनों ऑब्जर्वेशन रूम में खड़े होते हैं। इधर हम देखते हैं उस टकले बंदे के अभी पैर दर्द के मारे कांप रहे होते हैं। तभी वो टकला कुछ देख के पूरी तरह हैरान हो जाता है अपने सामने की स्क्रीन को देख के और बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। तभी बारबरा उससे बोलती है क्या तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रही थी। हम देखते हैं कि उसके सामने वही व्हाइट स्क्रीन टीचर होता है। वो देख के उसे पूरी तरह हैरान हो चुका होता है और बोलता है कि हे भगवान आखिर ये कैसे हो सकता है। बारबरा उससे बोलती है हमने इसे बंकर के पास ही डिस्कवर किया था। इधर वो टीचर एम्प्टी सेल चिल्लाया जा रहा होता है। लू उस टकले बंदे को बताती है कि हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये क्रीचर एक इंसान से म्यूटेटेड हुआ है। इस बात को सुनकर वो टकला भी घबरा जाता है और बोलता है क्या एक इंसान। बारबरा उस टकले से बोलती है जरा तुम उसके नेकलेस की तरफ देखो जो उस क्रीचर ने अपने गले में पहन रखा है। वो टकला उस नेकलेस की तरफ घूर के देखता है पे जॉनी सिल्वर हैमर लिखा होता है और वो बोलता है ये फेलो तो हमारे फील्ड वर्क डिपार्टमेंट से ही है। वो उन दोनों से पूछता है कि आखिर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बारबरा उससे बताती है प्रोबेबली तभी से हो रहा है जब से हमारा नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। नेटवर्क डाउन होने से पहले हमने एक सिग्नल को डिटेक्ट किया था, वो भी एक सीक्रेट एजेंट का जिसने अपने कॉन्टेक्ट को लूज कर दिया है जो कि एक बंकर के पास था। लेकिन जब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ढूंढ लिया तो उसके बॉडी में कोई भी लाइफ साइन की सिग्नल्स नहीं दिखाई दे रहे थे, सॉरी साइंस नहीं दिखाई दे रहे थे। और इस आउटेज को होने से पहले भी हमने CIA से इन्फॉर्मेशन ले ली थी। हमने कंफर्म किया है कि ऐसे क्रीचर कोल्ड वेव के आने से पहले से ही दिख रहे हैं और उसके जैसे कुछ और भी। हम देखते हैं कि वो अपने स्क्रीन पे उसी सुपरमार्केट मॉल का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पर लिन अपने फूड सप्लाई के लिए गया था और मॉन्स्टर ने भी उस सुपरमार्केट में अटैक किया था। वो उस टकले बंदे को बताती है कि ये रिकॉर्डिंग सेमी सुपरमार्केट से आया है। वो उसे बताती है कि डिफरेंस बस इतना है कि ये जो पहला मॉन्स्टर है उसे हमने टेम्पोररी तौर पे एक सेल के रूप में रिफर किया है जो कि एम्प्टी सेल से डिराइव हुआ है। और ये जो दूसरा है जो कि एक सुपर ह्यूमन है जिसे हमने टेम्पोररी तौर पे एक जीरो नाम से रिफर किया है। तभी सीन शिफ्ट होता है एलिन की तरफ और बोलता है कि आखिर किस तरीके का सिचुएशन है। वो अपने मन में सोचता है कि वो कुछ समय पहले एक कीड़े की जैसे दिख रही थी और अभी मैं देखूं तो वो एक अचानक एक सुंदर सी लड़की में बदल गई है। अपने इस रूप को देख के वो लड़की भी हैरान होती है, मतलब वो क्रीचर भी हैरान होता है और वो लिन के रिएक्शन को नोटिस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो जाकर उसके गोदी में बैठ जाती है और वो उससे बोलती है तो ओहो ऐसे ह्यूमंस शाई हो जाते हैं जब वो अपने अपोजिट सेक्स के लोगों को नेकेड देखते हैं। इधर लिन के लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है क्योंकि वो भी इस समय नंगा ही होता है और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि क्या ये कोई हेलुसिनेशन है। आसपास की चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि समय रुक चुका है। तभी वो क्रीचर उसे टीच करते हुए बोलती है ओहो तुम ऐसा वैसा भी सोच सकते हो। इधर लिन उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम मेरे माइंड को भी पढ़ सकती हो। वो हंसते हुए बोलते हैं अभी से क्या ही फर्क पड़ता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ चुके हैं। और ये देख लो जो ब्लू ब्लू वेंस टाइप का दिख रहा है ना वो वही क्रीचर है जो कि लिन के सभी बॉडी पार्ट से जुड़ चुकी होती है। लिन उससे बोलता है तुम जो बोल रही हो वो मेरे को सुनने में बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है। फिर क्रीचर उससे बोलती है वो रीजन जिसकी वजह से तुम मुझे अभी देख पा रहे हो वो उस वुमेन की वजह से है जिसने कि तुम्हारे अंदर इनफ अमाउंट में ग्लूकोज इंजेक्ट किया है जिससे कि मेरा कॉन्सियसनेस तुम्हारे अंदर एक्टिवेट हो चुका है। तुमने भी अब तक ये नोटिस कर लिया होगा जो मैं हूँ वो केवल एक हेलुसिनेशन जैसी हूँ जो कि तुम्हारे दिमाग द्वारा क्रिएट किया गया है। तभी लिन उससे बोलता है तो फिर वो जो मैटर है जिसके बारे में डॉक्टर झाओ ने मुझे मेंशन किया था वो तुम हो, मेरे अंदर का दूसरा फॉर्म जो कि एक्टिवेट हो चुका है। वो क्रीचर उससे बोलती है कि साफ तौर पे बोले तो वो मेरा ब्लड है और वही पर तुम्हारे बॉडी का एबिलिटी देता है। और इतना बोलते बोलते वो उसके फेस के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी होती है। तभी लिन उससे बोलता है तो फिर आखिर तुमने मेरे बॉडी से खुद को अटैच क्यों किया है। वो उससे बोलती है अरे वाह तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस बंदे हो। वो उससे बताती है कि हम ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और हम इस डायमेंशन से बिलोंग नहीं करते हैं। वो बोलता है क्या तुम इस डायमेंशन से बिलोंग नहीं करती, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो उससे बताती है कि हमें हमेशा किसी डायमेंशन के इंटेलिजेंट क्रीचर के बॉडी के साथ अटैच होना पड़ता है जिससे कि हमें उस डायमेंशन के बारे में समझने की एबिलिटी मिलती है। इधर लिन उससे बोलता है कि आखिर तुम मुझे किस तरीके के नॉवल की कहानी चिपका रही हो। वो उससे बताती है कि हमारे देश के पास ह्यूमंस जैसा कोई नाम नहीं है क्योंकि हम लोग खुद को डिफाइन करने में सक्षम नहीं है और हमारे लिए तुम्हारी ये समय वाली धारणा पूरी तरह मीनिंगलेस है क्योंकि हमारे लिए समय सीधी रेखा में नहीं चलती। जिस मोमेंट से हम बर्थ लेते हैं उसी मोमेंट से हम एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन तक भटकते रहते हैं और यही हमारी एबिलिटी है और यही हमारी बेड़ियां भी। और तो हम किसी डायमेंशन के मैटर के साथ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, केवल दूसरी डायमेंशन के इंटेलिजेंट क्रीचर के बॉडी से ही अटैच हो सकते हैं और उस बॉडी का यूज करते हुए हम अपने डायमेंशन की बेड़ियों को तोड़ते हैं। तुम सभी ह्यूमंस को ये सब समझने में डिफिकल्ट लगेगा, हम यहाँ पर केवल अपना नाम फैलाने के लिए आए हैं और एक समय से बनी हुई इमारत को देखने के लिए। अगर हम इस वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो आखिर हम अपने एग्जिस्टेंस को कैसे प्रूव करेंगे। और ये 2-3 लाइन मेरे सर के ऊपर से गई हैं जो कि मैं तुमको अच्छी तरीके से नहीं समझा सका, तो आप सभी मैनेज कर लो। लिन उससे बोलता है अपनी ये एग्जिस्टेंस वाली फिलोसफी साइड में रखो, साफ तौर पे देखा जाए तो तुम सभी ऐसे बंदे हो जो कि पूरी तरह अकेला है। इस बात को सुनकर वो क्रीचर भी हैरान हो जाती है और वो हंसते हुए बोलती है
क्या तुम मेरे ऊपर दया दिखा रहे हो? तो क्या ये वो चीज है कि जिसे कि ह्यूमंस सहानुभूति बोलते हैं? सच में मेरा एक ह्यूमन सेल को चूज करना एक करेक्ट डिसीजन था। इस समय जो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक छोटी सी बुरी न्यूज सुनाना चाहूंगी। जिस मोमेंट से हम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तभी से एम्प्टी शेल्स ने तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखा है। तभी हम देखते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पे वो बड़ा सा मॉन्स्टर जिसका हेड एक ड्रिल की शेप का था वो आ चुका होता है, और वो बोल रहा होता है कि इधर कहीं से मेरे को फूड की महक आ रही है, और एक दुश्मन की भी। तभी हम देखते हैं कि वो सभी छोटे छोटे मॉन्स्टर अपार्टमेंट पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी इधर लिन उस क्रीचर से बोलता है कि आखिर तुम्हारे एम्प्टी सेल कहने से क्या मतलब था। वो क्रीचर उससे बोलती है कि समय आते ही तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, और किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम मेरे को जरूर याद करना। तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। हम देखें कि सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इधर कॉरिडोर की तरफ हमें दिखाया जाता है एक बंदे का कटा हुआ सिर, जिसे कि एक मॉन्स्टर ने मारा होता है। इधर वो लड़की अपने दरवाजे को खोल के भाग रही होती है, और वो कॉरिडोर में आके देख रही होती है कि यहाँ पे सभी मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, और सभी रेसिडेंट को उन सभी मॉन्स्टर ने मार डाला है। वो सभी मॉन्स्टर बड़ी बेरहमी से सभी इंसानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे होते हैं। इधर डर के मारे सभी लोग भाग रहे होते हैं और छिप रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर वो जहाँ मोटा सिक्योरिटी गार्ड बंदा था वहां पे आ जाते हैं। वहां पे दो बंदे उस सिक्योरिटी गार्ड को देख रहे होते हैं, तभी उनके पीछे से वो सभी मॉन्स्टर आ जाते हैं और उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। इधर वो मोटा उन मॉन्स्टर को देख के पहचान जाता है और बोलता है ये तो वही सारे मॉन्स्टर है। क्या ये इस समय इन सबका ये खून पी रहा है? चलो कि इन सब ने मेरे को अभी तक नोटिस नहीं किया, मेरे को कैसे भी करके यहाँ से स्केप करना होगा। और ये रस्सी इसको पोल पे रगड़ के तोड़ना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इसमें कोई शार्प एजेस भी नहीं है। तो फिर चलो अब मैं उस ट्रिक का यूज करने वाला हूँ जब मैं यंग था तब किया करता था। हम देखते हैं कि वो अपने थंब को पकड़ता है और तोड़ देता है, जिससे कि उसका हाथ आराम से निकल जाता है और वो धीरे धीरे दूसरे साइड की तरफ निकलने लगता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि जब तक ये मेरे को नोटिस नहीं करते हैं तो मेरे को यहाँ से आराम से निकल जाना चाहिए, लेकिन इस करेंट सिचुएशन में मैं खाली हाथ नहीं रह सका। तभी उसे याद आता है कि उस सिक्योरिटी ऑफिस में वहाँ पे दो गन पड़े हुए थे, जिन्हें कि उन सभी डालोंग के बंदों ने नोटिस नहीं किया था। वो बोलता है कि शुक्र है कि वो बेवकूफ उसे नोटिस नहीं कर पाए। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर उस सिक्योरिटी गार्ड के सामने आ चुका होता है, जिससे देख के ये भी बहुत ज्यादा डर चुका होता है। सीन शिफ्ट होता है हम झाओ के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर लिन बैठा होता है, और जो झाओ ने गमला रखा था पौधे वाला, वो पौधा बहुत ही बड़ा हो चुका होता है लिन के ऑरा की वजह से। तभी झाओ बोलती है जैसा कि मैंने सोचा था, ये प्लांट तुम्हारे द्वारा अफेक्ट हो गए हैं, जिससे कि ये रैपिडली ग्रो हुए जा रहे हैं। तभी लिन उसे चिल्लाते हुए बोलता है तो फिर क्या कृपा करके ये सारी चीजें मेरे से हटाओगी? इधर झाओ अपने आप में ही व्यस्त होती है और बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पावर्स और एबिलिटी को यूज नहीं कर पाओगे, वरना तुम फिर से अपने वीक स्टेट में चले जाओगे। मेरे को जितना डाटा चाहिए था मैंने कलेक्ट कर लिया है। लिन गुस्से में बोलता है तो फिर चलो ना, इसे हटाओ जल्दी। तभी उन सबको अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है और बोलते हैं कि आखिर ये नॉइज कैसा था, और बाहर से बहुत सारी चिल्लाने की आवाज आ रहे होते हैं, जिससे कि ये और भी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। जहाँ बोलती है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। लिन को यहाँ समझ में आ चुका होता है और बोलता है क्या ऐसा हो सकता है ये सभी व्हाइट स्किन है? तभी हम देखते हैं कि उन सबके रूम में एक व्हाइट स्किन मॉन्स्टर एंटर कर जाता है। तभी वो क्रीचर लिन के कानों में आके बोलता है ये है एम्प्टी शेल। लिन गुस्से में उस क्रीचर से बोलता है तुम आखिर अभी भी यहाँ पे क्यों हो? तभी वो उसके फेस पे फिंगर रख देती है और बोलती है कि अभी तुम्हारे ये बकवास करने का कोई समय नहीं है, अगर तुम यहाँ कुछ नहीं करते हो तो वो वुमेन मारी जाएगी। हम देखते हैं कि वो व्हाइट स्किन मॉन्स्टर डॉक्टर झाओ के पास पहुंच रहा होता है अटैक करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि लिन जो कि अपने सभी बॉडी से वायर हटाते हुए खड़ा हो जाता है और डॉक्टर झाओ की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर मेरे आसपास की रहने वाली सारी वुमेन्स मेरे लिए इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होती हैं? हम देखते हैं कि अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए लिन डॉक्टर झाओ को अपने हाथों से उठाकर उसे बचा लेता है और उसे सेफ साइड के पास लेके चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जाकर दीवार से टकरा जाता है। लिन झाओ से पूछता है झाओ क्या तुम ठीक हो? तभी वो झाओ का एक्सप्रेशन देके बोलता है तो क्या तुम ऐसे भी एक्सप्रेशन बना सकती हो? झाओ उससे बोलती है तुम्हारे एबिलिटी को इतने नजदीक से फील करना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी डॉक्टर झाओ लिन से पूछती है आखिर वो चीज क्या है? लिन उससे बोलता है व्हाइट स्किन या फिर एम्प्टी शेल, मुझे भी ठीक तरीके से नहीं पता, लेकिन इतना समझ लो कि ये हमारे लिए डेंजरस है। तो फिर डॉक्टर झाओ अब मुझे यहाँ से हैंडल करने दो। तभी डॉक्टर झाओ उससे पीछे से बोलती है हालांकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ कि तुम अपनी एबिलिटी का ज्यादा यूज मत करना। लिन बोलता है कि हाँ हाँ मालूम है मेरे को। तो फिर चलो ठीक है, हालांकि मैं तुमसे ये पहले भी कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जो ये टेक्निक्स है वो बड़ी थोड़ा एम्बेरेसिंग है, लेकिन अगर रिजल्ट की बात देखे तो तुमने सच में मेरी बहुत मदद कर दी है। तुम्हारा शुक्रिया डॉक्टर झाओ। इस बात को सुनकर वो भी उसे घूरने लगती है और हंसते हुए बोलती है तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें सही समय लगता है ये सब बोलने का? लिन बोलता है तो फिर वेट करो जब तक कि मैं इस छोटे कचड़े से छुटकारा ना पा लूं, उसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपरली थैंक्स बोलूंगा। इतना बोलते हैं हम देखें कि वहाँ बहुत सारे और भी व्हाइट स्किन मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिसे देखकर लिन भी हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि क्या व्हाइट स्किन मॉन्स्टर भी झुंड में चलते हैं? एक से निपटना तो मेरे लिए ठीक था, लेकिन अगर मैं इतने सारे मॉन्स्टर को मारता हूँ तो मैं फिर से अपने उसी भी कंडीशन में वापस चला जाऊंगा। तभी पीछे से जाओ टीज करते हुए बोलती है कि तो फिर चलो दिखाओ आखिर तुम मेरे को कैसे शुक्रिया बोलने वाले हो। लिन उससे बोलता है तुमने शायद थोड़ा सा इंतजार
करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर मिलकर लिन पर अटैक कर देते हैं। इधर लिन भी उन सब पर अटैक करना चालू कर देता है और बहुत सारे मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज भी कर रहा होता है और उन पे अटैक बैक भी कर रहा होता है। इधर हम देखते हैं डॉक्टर जॉ को, जो कि उसे मॉनिटर कर रही होती है और बोलते हैं चलो देखते हैं कि आखिर तुम्हारी लिमिट कहाँ तक है। लिन इधर सभी से फाइट किए जा रहा होता है और बोलता है कि अगर मेरे पिछले एक्सपीरियंस के तौर पे देखा जाए, अगर मैं इन सबसे ऐसे ही अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए लड़ता रहा तो इन सभी के खत्म होने से पहले ही मैं अपने वीक स्टेट में चला जाऊंगा। लेकिन इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने का भी एक दूसरा रास्ता है। इतने में ही वो एक मॉन्स्टर के हेड को पकड़ता है, दूसरे मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है। लिन नोटिस करता है कि ये सभी पिंसर अटैक किए जा रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये सभी उतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं है और हंसते हुए बोलता है कि अब मैं तुम सभी का शिकार नहीं रहा। सबसे पहले मुझे ऑब्जर्व करने के लिए एक्सेलरेट का यूज करने होगा और एक्सेलरेट के दौरान मेरे अलावा ये पूरी दुनिया बहुत ही धीरे धीरे चलने लगेगी, जिसकी वजह से मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को ऑब्जर्व कर पाऊंगा और इनके अटैक को प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। और भाई इसके कहने का मतलब ये है कि ये अपने एक्सेलरेट एबिलिटी को केवल कुछ देर के लिए यूज करेगा, जिससे कि ये ऑब्जर्व कर पाए उन सभी मॉन्स्टर को, उनके डायरेक्शन के बारे में, और वो उनके अटैक पैटर्न को प्रिडिक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से ये अपना पूरा एक्सेलरेट ऑप्शन यूज किए ये सभी मॉन्स्टर के अटैक्स को डॉज कर पाएगा। ये तो रह गई इसकी डिफेंस की बात, मतलब लिन के बचने की बात, और यही सेम प्रिंसिपल इसके ऑफेंस पे भी आती है, जो कि होती है अटैक। हम देखते हैं लिन को, जो कि अपना पंच बनाते हुए उन सब पे अटैक करने के लिए रेडी हो रहा होता है। इतने में हम देखते हैं कि वो अपना पंच बनाते हुए उन सब की तरफ एक जोरदार हिट लगा देता है, जिससे कि वहां पे एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी मॉन्स्टर आसपास जाके गिरने लगते हैं। और इसका ये पंच कुछ सुपरसोनिक बूम जैसा होता है, जिससे कि सभी मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि लिन के उस अटैक को देखकर वो सभी मॉन्स्टर लिन से थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। लिन उनसे बोलता है तो फिर अब क्या हुआ, डर लग रहा है, और उन सब की तरह हंसते हुए बोलता है कि मैं तो लगभग अपने क्लाइमेक्स तक पहुंचने वाला था। इधर हम देखते हैं डॉक्टर जॉ को, जो कि अभी भी मॉनिटरिंग कर रही होती है और बोलती है कि हालांकि एनर्जी कंजप्शन उतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा, लेकिन एबिलिटी को यूज करने की एफिशिएंसी और भी बढ़ गई है। यहाँ तक कि इसने केवल अभी तक 10% से कम की एनर्जी को यूज किया है। अब यहाँ पे तुम सभी ये मान सकते हो कि लिन की बॉडी एक मोबाइल है और उसका एनर्जी लेवल बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें से 9% बैटरी खत्म हो चुकी होती है और उसके पास अभी 91% बैटरी बची हुई होती है, मतलब कि 91% एनर्जी। जिसे देखकर डॉक्टर झा बोलती है तो सच में इंटरेस्टिंग है। तभी डॉक्टर झा लिन से बोलते, हे टेस्ट सब्जेक्ट, जाओ अपने उस मूव को दोबारा फ्रीली यूज करो। इधर लिन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में वो इस समय में भी मेरे बॉडी कंडीशन को मॉनिटर कर रही है? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे और मॉन्स्टर आ जाते हैं। तभी लिन अपने सुपरसोनिक बूम को उनकी तरफ दोबारा अटैक कर देता है, जिससे कि वो सभी पूरी तरह गायब हो जाते हैं। तभी डॉक्टर झा उसके पास आती है और बोलती है, ऐसा लग रहा है कि तुम धीरे धीरे अपने एबिलिटी को कंट्रोल करना सीख रहे हो, लेकिन अब मेरे पास दूसरे और भी ज्यादा डाउट्स आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि तुम इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से जानते हो, तो फिर मेरे टेस्ट सब्जेक्ट तुम्हें जो भी पता है मुझे बताओ। सीन शिफ्ट हमें ओल्ड मैन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने ओल्ड मैन पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनके आसपास बहुत ही ज्यादा ब्लड दिखाई देता है और यहाँ पे हमें ओल्ड मैन की आंखें भी बंद दिखाई देती है। तभी हम देखें अचानक से उस ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोल दी होती है। वो बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, आखिर ये सब ब्लड कैसा है। इधर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन ने अपने हाथ में कुछ डॉट टाइप का लिया होता है, जो कि उसके पेट में उन्होंने घुसा दिया होता है। वो उस मॉन्स्टर को साइड में हटाते हुए दोबारा याद करने लगते हैं कि आखिर उस समय क्या हुआ था। उस समय उनको एक छोटा सा रॉड दिखाया दिया था, जिसे क्रोबार कहते हैं, जो कि हम पबजी में अक्सर यूज किया करते हैं। वो अपने मन में बोल रहे होते हैं कि भगवान का शुक्र है कि मुझे वो क्रोबार मेरे हाथ लग गया, वरना मैं अब तक मरा हुआ होता। लेकिन अगर ये मॉन्स्टर दोबारा अपीयर हुए तो मैं शायद उतना लक्की नहीं होऊंगा। और वो किसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनका फोन बजने लगता है, जिसे देख के वो बोलते हैं, क्या नेटवर्क डाउन नहीं हो गया था? हम देखते हैं कि उन्हें अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा होता है। तभी वो ओल्ड मैन उस फोन को पिक करते हैं और बोलते हैं कि हेलो, मैं जो काशिलो बोल रहा हूँ। तभी वो सामने वाला बंदा बोलता है कि या फिर मैं बोलूं कि आप मिस्टर माइकल बोल रहे हैं। सीन शिफ्ट हमें लिन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ लिन उससे बोलता है कि बाकी सब यही चीज थी जो सारी मैंने तुम्हें बता दी। और वो अपने मन में बोलता है, ऑफ कोर्स मैं इसे ये नहीं बता सकता कि मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आया हूँ। इधर हम देखते हैं डॉक्टर झा को, जिसने अपना गेटअप चेंज कर लिया होता है। डॉक्टर झा बोलते हैं, तो फिर ठीक है, तुम्हारी ये सारी बातें मेरी स्पेकुलेशन से बहुत ही ज्यादा मेल खाती है, तो फिर अगर अब कुछ नहीं है बताने के लिए तो फिर मेरे पास और थोड़ा मेरा ये चैन बंद कर दो। इतने में ही वो लिन शर्मा जाता है और उसके पीछे आ जाता है और वो उसका जीप लगाने लगता है। वो उसे बताती है कि ये इस खतरनाक इन्वायरमेंट से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव सूट है, जो कि मेरे एक प्रीवियस वर्क प्लेस से बिलोंग करती है, लेकिन साफ तौर पे बोले तो ये केवल एक प्रोटोटाइप है जिसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं। तभी लिन उससे पूछता है कि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम ये सडनली अपने क्लोथ को क्यों चेंज कर रही हो। झा बोलती है, जरा तुम सीलिंग की तरफ देखो। वो सभी मॉन्स्टर मेंटेनेंस पाइपलाइंस का यूज करते हुए यहाँ तक पहुंच गए और वहीं पर हीटर पाइपलाइन भी है, जिन्हें ये इन सब ने डिस्ट्रॉय कर ही दिया होगा। क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है कि टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता जा रहा है? तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पास डॉर्थी की छोटी बच्ची मैगी आ चुकी होती है। झा उसे देख के बोलती है, क्या एक बच्ची? लिन बोलता है, मुझे याद है कि तुम मेरे पास वाले कमरे में रहती थी। तभी हम देखते हैं डॉर्थी को, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। लिन घबराते हुए बोलता है, अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? झा बोलती है, इसी वजह से मैं इन बच्चों से नफरत करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो एक जगह पहुंचकर उन सभी को डायरेक्शन दिखा रही होती है और वो उन्हें सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा देती है। इधर लिन अपने मन में उसे देख के बोलता है, जो ये दोबारा मर गया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा था, इसने अपने फूड को भी
दूसरों के साथ शेयर किया था और वो भी उस समय उन व्हाइट स्किन के हाथों मारा गया। एपोक्लिप्स के दौरान साफ दिल वालों की मौत हमेशा दुखद ही होती है। तभी हम देखते हैं ओल्ड जो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्ला देता है कि आखिर ये लाश मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया। तभी ओल्ड जो उससे बोलता है, मिस्टर लिन, मैं अभी भी जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारा मेरे ऊपर एक ड्रिंक का कर्ज है। तभी हम देखते हैं वो छोटी बच्ची डॉक्टर झाओ का हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि क्या बिग सिस्टर कोई डॉक्टर है? मम्मी ने मेरे को बताया है कि डॉक्टर के क्लोथ्स पे रेड क्रॉस होता है और बिग सिस्टर के पास भी रेड क्रॉस है। क्या बिग सिस्टर अंकल जॉर्ज की मदद कर सकती है? इधर जाओ उसे बड़े ही अजीब तरीके से घूरे जा रही होती है। डॉक्टर जाओ ओल्ड जोई के पास जाते हुए बोलती है कि आज के दिन को मैं भूल जाती हूँ और मैं तुम्हारा फ्री इलाज कर देती हूँ। तो फिर अंकल बताइए आखिर आप इस स्टेट में कैसे पहुंचे? वो जाओ से बोलते हैं कि ये एक लंबी स्टोरी है। वो उसे बताते हैं कि बॉयलर रूम से निकलने के बाद मैंने प्लान किया था कि मैं सिक्योरिटी ऑफिस जाऊंगा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर जो था वो मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा था और इसलिए मैं उन सबसे बचने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगा और अपने साथ साथ मैंने कुछ सर्वाइविंग रेसिडेंट्स को भी ले लिया था। लेकिन मॉन्स्टर्स लगातार इंक्रीज होते गए और हमारे पास ऊपर चढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद तभी हम देखते हैं डाओलोंग को, जो कि अपने गन का यूज करते हुए सभी रेसिडेंट को गोली से मारे जा रहा होता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ ना आए। तभी ओल्ड्रोस बोलता है कि तुम बास्टर कहीं क्या, कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो हंसते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं टाइम बाई करने के लिए इन सभी वीकलिंग्स को निपटा रहा हूँ। इतने में हम देखते हैं कि उन सभी को लॉन्ग ने अपने बंदूक से निपटा डाला होता है। लास्ट में हम देखते हैं कि वहां पर केवल वो छोटी सी लड़की बची हुई होती है और वो कमीना उसकी तरफ ही फायर करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी तरफ आ रहे बुलेट को ओल्ड जोश अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि फिर वो कमीना ऊपर की तरफ भागते गया और यहाँ पर बैठ के मैं स्ट्रगल कर रहा था। झाओ बोलती है, आपका लक उतना बुरा नहीं है, ये बुलेट आपके किसी वाइटल ऑर्गन से हिट नहीं हुई है, लेकिन आपने अपना बहुत सारा खून बहा दिया है, हमें किसी सेफ जगह की तलाश करनी होगी। इधर हम लिन को देखते हैं जो कि डाओलोंग का नाम सुन के गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वो डाओलोंग फिर से। और हम देखते हैं कि वो किसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है और इधर पीछे से ओल्ड जोश रोकने लगते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर लिन आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? इधर हम देखते हैं डाओलोंग को जो कि लगातार अपने गन का यूज करते हुए सभी लोगों को मारे जा रहा होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ये लाशें जो रास्ते में बिछी हुई है ये उन सभी मॉन्स्टर को रोकने के काम आएगी। तभी उसे कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे लिन आ चुका होता है। लिन उससे बोलता है, तो फिर हम दोबारा मिल गए लुओ डाओलोंग। हम देखते हैं लिन को जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। डाओलोंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम कचड़े कहीं के, और उसकी तरफ बुलेट फायर कर देता है। तभी हम देखते हैं लिन को जो कि अपना एबिलिटी यूज करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपने एक अटैक से उसके हाथ को काट देता है, जिसे देख के वो भी हैरान हो जाता है और फिर वो अपने हाथ से उसका मुंह पकड़ लेता है। इधर हम देखते हैं लिन जो कि उसे अपने एक हाथ से उठा लिया होता है और उसे रेलिंग के पास लेके चला जाता है। इधर वो डाओलोंग चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों किए जा रहे हो? हमारे बीच तो कोई दुश्मनी भी नहीं है ना? लिन बोलता है, क्या दुश्मनी? हाँ सही कहा, तुम्हारे नजरिए से देखा जाए तो वो सभी घटनाएं अभी तक नहीं घटी हुई हैं। दोबारा रिवाइव होने के बाद भी मैं अपने रिवेंज को नहीं लिया, बल्कि इस एपोक्लिप्स से निपटने के लिए अपने सेफ हाउस क्रिएट करने में ही लगा रहा। तुम्हारी वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, अब मैं और भी ज्यादा गुस्से से उबला जा रहा हूँ। तो फिर ये क्रोध है, और ये क्रोध केवल तुम्हारे प्रति नहीं है लुओ डाओलोंग, ये क्रोध मेरे प्रति भी है, उस इंसान के प्रति जिसकी मानसिकता बहुत ही ज्यादा भोली थी। इतने में हम देखते हैं कि वो अपने एबिलिटी का यूज करते हुए उसे पूरी तरह जला देता है और वो उन सभी मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे दोबारा बैट लेने की कोशिश करते हो तो मैं इसका हर्जाना तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से चखाऊंगा। इस फ्रोजन अपोक्लिप्स में कोई भी दया नहीं है। और इसके इतना बोलते हैं हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मैं आप सभी को बताता चलूँ कि मेरे को इस वीडियो पे 1000 लाइक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इस वाले वीडियो पे मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत किया है। तो फिर आप सभी बताओ कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।